अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे बेटे कैसे हैं आप सब। आज हम फिर से क्लास 8th की बात करेंगे इस वन शॉट सीरीज में, जहां पे बेटे आपको हमारे डिजिटल लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे वन शॉट फॉर्म में आपको मिल रहे हैं। कोई भी दिक्कत हो यार बता दो, मैंने आपको बहुत बारी बताया। लेकिन अब ये जो शॉट चल रहा है, ये जो सीरीज है, ये वन शॉट है। मीन्स कि इसमें हम डिटेल से लेक्चर की बात नहीं करेंगे, टॉपिक्स की बात डिटेल से नहीं करेंगे यार। फिर हम यार इसमें वही पढ़ेंगे जो आपकी टेक्स्ट बुक आपसे कह रही है, क्योंकि आपके एग्जाम्स आने वाले हैं। एग्जाम से पहले आपको वन शॉट देखना जरूरी है, बिकॉज बेटा आपको इससे रिवीजन मिलेगा। चलो हम अब क्लास 8th का एक चैप्टर है, आपको हकीकत में बेटा पता होनी चाहिए कि आपको 11 चैप्टर जो है वो T2 एग्जाम में है। मैं साइंस की बात कर रहा हूं। 11 चैप्टर्स आपको है बेटा। कितने? 11। सुनो, आउट ऑफ 11 चैप्टर्स बेटा, अगर आपको 11 चैप्टर्स 11 ये इसमें है, यानी कि बोर्ड में आपको, मैं साइंस की बात कर रहा हूं बेटा, आपको टोटल में 11 चैप्टर्स हैं। 5 चैप्टर्स आपको बेटा बायोलॉजी के हैं। किसके हैं? बायोलॉजी के हैं। और 3 चैप्टर्स आपको बेटा केमिस्ट्री के हैं। और 3 चैप्टर्स आपके किसके हैं? फिजिक्स के हैं। तो सबसे ज्यादा आपको बायोलॉजी के हैं 5। तो बेटा इसमें हमने तो रिप्रोडक्शन का पढ़ा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पढ़ा। आज हम उठाएंगे यार कौन सा? रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। जब ये चैप्टर भी इंशाअल्लाह आज कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हमारे पास 2 चैप्टर्स बच गए। एक तो हमारे पास बच गया, बोलो, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, और हमारे पास एक और चैप्टर बच गया, उसका आप नाम बताएंगे कमेंट में, सो दैट मुझे पता चले आपको पता है कौन कौन सा चैप्टर है। ठीक है? नहीं बोलोगे ना, चल सुन यहीं से, मुझे पता है यार तू कितना ना वो है, सुस्त है। सेल है, सेल का चैप्टर। ठीक है, चलो यार सुन, अब आज हम इसकी बात करेंगे। दैट इज चैप्टर का नाम है रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। इसमें सिर्फ उन टॉपिक्स की बात की जाएगी जो टॉपिक्स आपको टेक्स्ट बुक में है, और ज्यादा डिटेल नहीं बोली जाएगी, उतना ही बोला जाएगा जितना आपका टेक्स्ट बुक आपसे बोल रहा है। एग्जाम के लिए इंशाल्लाह सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स आपको, सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट्स है वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, चलो बेटा अब सुन, पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की बात करेंगे। यानी कि इस चैप्टर में हमें यार पढ़ना क्या है? पहले इंट्रोडक्शन है, क्या बोल क्या रहा है, और दूसरा बेटा हमें है सम बेसिक टर्म्स। 1-2 टर्म ज्यादा से ज्यादा देखेंगे बिकॉज इस चैप्टर को समझेंगे। उसके बाद आपको है ये चेंजेस इन गर्ल्स, ये है। ठीक है, एडोलेसेंस में क्या चेंजेस गर्ल्स में आती हैं, और चेंजेस इन बॉयज में क्या आती है। उसके बाद हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन एक छोटा सा टॉपिक है। उसके बाद बेटा मेटामॉर्फोस, एक छोटा सा, हार्डली इट विल टेक अस 2 मिनट्स, यानी कि मेटामॉर्फोस में हार्मोन्स का क्या रोल है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ना है बैलेंस डाइट क्या होता है, पर्सनल हाइजीन क्या होता है, फिजिकल एक्सरसाइज कितनी जरूरी है इससे एडोलेसेंस में। उसके बाद से नो टू ड्रग्स, 1-2 मिनट लगेंगे। हाँ, एडोलेसेंट प्रेगनेंसी 1-2 मिनट लगेंगे। इसका मतलब उतना बड़ा चैप्टर नहीं है। चलो पहले हम बेटा बेसिक स्टार्ट करते हैं। कौन? अरे बोलना यार, पहले हमें बेसिक है, इंट्रोडक्शन हम देखेंगे। ठीक है, सुन, समझ आया होगा इस डायग्राम से शायद एडोलेसेंस किसको बोलते हैं। पहले जब मां के पेट के अंदर बच्चा होता है ना, रिमेंबर बेटे मेरे, सुन 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 सुन, जब मां के पेट के अंदर बच्चा होता है ना, देखो ये बेटा मां का पेट है, इसमें जो बच्चा होता है ना, देखो ये नाभकार कितना खतरी लग रहा है अंदर। मां के पेट के अंदर जो बच्चा है इसको हम बोलते हैं फीटस, FOETUS, फीटस। ठीक है, क्या है इसका? हम फीटस बोलते हैं। और जो ही ये बच्चा मां के पेट से बाहर आता है, अब हम इसको बोलते हैं न्यू बॉर्न। क्या बोलते हैं? न्यू बॉर्न बेबी बोलते हैं, चाहे लड़का है या लड़की है। अब ये बच्चा न्यू बॉर्न जो बच्चा है, अब ये बड़ा बड़ा हो जाता है थोड़ा सा, अब 1-2 साल का, उसको हम बोलते हैं बेबी। क्या बोलते हैं? बेबी बोलते हैं, या चाइल्ड बोलते हैं यार, चाइल्ड हो, छोटा है अभी, या बेबी बोलते हैं। और जो ही ये बच्चा थोड़ा और बड़ा हो जाता है, अब इसको हम बोलते हैं एडल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? या टीनेजर बोलते हैं, टीनेजर बोलते हैं। इसी तरह बेटा मैंने आपके सामने डायग्राम रखी है, देखो मां के पेट के अंदर जो बच्चा है वो बाहर आ गया है, अब ये वाला है, ये वाली है, ये लड़की है। ठीक है, अब इसको बेटा हम क्या बोलेंगे? बेबी, BABY, बेबी बोलेंगे। फिर ये बड़ा होता है ना, इस एज में आता है यार, इस एज में हम इसको थोड़ा सा यार क्या बोलेंगे, इस एज को, यानी कि बेबी से
फिर बच्चा होता है, अभी ये मतलब हम बोलेंगे थोड़ा लेट बेबी बोलेंगे। उसके बाद जब ये बच्चा बड़ा होता है, ठीक है, अभी आप समझो फर्ज 1-2 साल का है, 1-2 साल का है। उसके बाद ये समझो आप 2 साल के बाद 10 साल तक ये लड़की है, ठीक है। 10 साल के बाद 10 साल भी इसने क्रॉस किए, अभी 11 ईयर्स में आ गई। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 11 से 18 वाली ये एज है, ठीक है। हाँ, उसके बाद बेटा 18 के बाद 30 तक ये एज है, 30 के बाद 40 तक ये एज है, 40 के बाद 50 तक। आप समझो ऐसे, फाइनल ये बेटा 100 ईयर्स हमारी दादी जी हैं, ठीक है। अब इसका मतलब यार हमें इस एज की बात करनी है जब एक लड़की या एक लड़का, चाहे एक लड़की या लड़का, यहां पे लड़के को देखो, ये वाली जो है ना, ये छोटा बच्चा है, 1-2 यानी कि 1 साल का है। उसके बाद ये बेटा 10 साल या 8-10 साल का बच्चा है। उसके बाद ये देखो, ये यार 13 ईयर्स का हो गया लड़का, 13 से लेके 14, 15, 16, इसी में 19 एज तक। इसका मतलब हमें इस एज ग्रुप की बात करनी है। सुनो, जब मां के पेट के अंदर बच्चा होता है और बच्चा बाहर आ जाता है ना यार, चाहे मां एक लड़के को जन्म देगी या लड़की को जन्म देगी। मिसाल के तौर पर एक मां ने एक लड़की को जन्म दिया, एक छोटी बच्ची को जन्म दिया, ठीक है। और यहां से दूसरी मां है, उसने एक लड़के को जन्म दिया। एक मां ने लड़की को जन्म दिया, एक मां ने लड़के को जन्म दिया। अब समझो बेटा, देखो ये लड़की और लड़के को अगर आप देखोगे ना गौर से, इनमें आपको कोई चेंज नजर नहीं आएगी, कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगी। लड़का और लड़की सेम दिखते हैं जब तक 1 साल, 2 साल, 5 साल, 6 साल के होते हैं, कोई डिफरेंस यार नजर नहीं आती है। ये लड़का भी लगता है, लड़की भी लगती है, इनमें हमें कोई डिफरेंस नजर नहीं आती है। बट यार जो ही एक लड़की 11 साल की हो जाती है, 11 ईयर्स की हो जाती है, अब इस लड़की में कुछ चेंजेस आ जाती है। क्या आती है? इस लड़की की बॉडी में कुछ चेंजेस आ जाती है। चेंज, इस लड़की जो ही 11 साल की हो गई, इसकी बॉडी में कुछ चेंजेस आ जाती है। यार ऐसी चेंजेस आती है जो इस लड़के में नहीं होती है, और इस लड़के को कभी नहीं आ सकती है वो चेंजेस। यार इसी तरह जब एक लड़का 13 इयर्स का हो जाता है, 13 से पहले वो छोकरा होता है, और जो ही एक लड़का 13 इयर्स का हो गया, 13 ईयर की उम्र में इस लड़के में चेंजेस आना शुरू होती है, ठीक है। और ऐसी चेंजेस जो इस लड़के को मेल बनाते हैं, लड़की में भी ऐसी चेंजेस आती है जो उसको फीमेल बनाते हैं। ये एक लड़की है जो ही है बेटा, सुनो, ये एक लड़की है जो ही 10 साल की थी, इसमें कोई ऐसी चेंज नहीं थी। जो ये लड़की 11 साल की हो गई, अब इसमें कुछ ऐसी चेंजेस आने लग गई कि ये अब औरत बनना शुरू हो गई, कि इसमें औरतों वाली चेंजेस आने लगी। और इसी तरह जो लड़का है, सुनो, जो लड़का है जब ये 13 इयर्स का हो गया, इससे पहले 13 ईयर से पहले इसमें ऐसी कोई चेंज नहीं थी। जो ये लड़का 13 इयर्स का हो गया, अब इसकी बॉडी में कुछ ऐसी चेंजेस आने लगी कि जिन चेंजेस की वजह से ये मेल बनना शुरू हो गया। रिमेंबर बेटा, हाँ, जिस एज में ये चेंजेस आना शुरू होती है, चाहे लड़की को चाहे लड़के को, अगर इस लड़की को 11 साल के बाद ऐसी कुछ चेंजेस आना शुरू हो गई, जिन चेंजेस की वजह से बेटा ये औरत बनना शुरू हो गई। और रिमेंबर, एक लड़के को जिस एज में ये ऐसी चेंजेस आना शुरू हो गई, जिन चेंजेस की वजह से ये मर्द बनना शुरू हो गया, बेटा जिस एज में ये चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं, उस एज को हम बोलते हैं एडोलेसेंस। क्या बोलते हैं? ADOLENCE। एडोलेसेंस का मतलब ये, यार सुन, एडोलेसेंस का मतलब होता है ये वो लाइफ होती है यार, ये वो एज होता है। अच्छा, चाइल्डहुड हम किसको बोलते हैं? चाइल्डहुड का मतलब वो समय, वो वक्त जब हम बहुत छोटे होते हैं, 5 साल 6 साल के होते हैं, उस वक्त को, उस लम्हे को हम बोलते हैं चाइल्डहुड। बट ये एडोलेसेंस क्या है? ये भी इसी तरह एक एज होती है, एक वक्त होता है हमारी जिंदगी में। कौन सा वक्त? कौन सा? जब हमें चेंजेस आ रही होती है, हमारी बॉडी में जब चेंजेस आ रही होती है। एक लड़के को जो चेंजेस आ रही होती है, जिन चेंजेस की वजह से मेल बनना शुरू होता है, एक लड़की का वो वक्त जिस वक्त में इसको चेंजेस आना शुरू हो जाती है, जिन चेंजेस की वजह से औरत बनना शुरू हो जाती है, बेटा उस वक्त जिसमें चेंजेस आना शुरू होती है, उस वक्त को हम बोलते हैं एडोलेसेंस। अब सुनो बेटा, लड़की जो है ना, जब 11 साल की हो जाती है, 11 साल से पहले इसमें कोई ऐसी चेंज नहीं होती है जिसकी वजह से औरत दिखती है, कोई भी चेंज नहीं होती है। जो ही एक लड़की 5 साल की थी, 10 साल की थी, कोई चेंज नहीं है। जो ही एक लड़की 11 साल की होने लगी, 11 साल की उम्र में ये जो लड़की है, इसमें कुछ, इसकी बॉडी में कुछ चेंजेस, डिफरेंसेस आने लगी, चेंजेस आने लगी। जैसे इसकी आवाज़ पतली होने लगी,
इसके जो शोल्डर्स हैं बेटा वो नैरो होने लगे। एक होता है ब्रॉड ग्रेट खली जैसे, एक होता है नैरो शोल्डर्स। इस लड़की जो है इसके मसल स्मूथ होने लगे, स्मूथ मसल, गोल राउंड एंड स्मूथ मसल्स। ये जो लड़की है इसके चेहरे पे पिंपल्स निकलना शुरू हो गए। ये जो लड़की है अब बेटा इसको एक्सिली में बगल, ये वाला एरिया इसको हम बगल बोलते हैं, एक्साइल या एक्सिली, एक्सिली में बाल आना शुरू, हेयर्स आना शुरू हो गए। जो ही ये लड़की 11 साल की उम्र में पहुंच गई बेटा, इस लड़की का रिप्रोडक्टिव सिस्टम थोड़ा डेवलप होना शुरू हो गया। इसके पास ऑलरेडी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, लेकिन जो ही 11 साल के हो गई रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप होना शुरू हो गया। जो ही ये लड़की 11 साल की हो गई इसकी बॉडी में सेक्स सेल डेवलप होना शुरू होने लगी। जो ही ये लड़की 11 साल की हो गई इसकी जो ब्रेस्ट्स है, ब्रेस्ट्स का मतलब मेमोरी ग्लैंड्स। बेटे हम सबों ने अपनी मां से दूध पिया है, जिस ऑर्गन से दूध पिया है ना उस ऑर्गन को हम बोलते हैं मेमोरी ग्लैंड, MAMMORY, मेमोरी ग्लैंड। या बेटा उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं ब्रेस्ट्स बोलते हैं। तो इसका मतलब जो ही एक लड़की 11 साल की होने लगी अब इसके चेस्ट वाले एरिया पे ब्रेस्ट्स थोड़ा डेवलप होने लगे। क्या उससे पहले थे? नहीं, 11 साल के बाद ये चेंजेस आने लगी। जो ही ये लड़की 11 साल की उम्र पहुंच गई, अब 11 साल के बाद 12 13 ईयर के बाद यानी कि 11 के बाद इसका IQ लेवल बढ़ने लगा। जो ही ये लड़की 11 साल की हो गई इसको मेंटल डेवलपमेंट होने लगी। जो ही ये लड़की 11 साल की हो गई और बेटा ये इमोशनली डेवलप होने लगी। ठीक है, ये सारी की सारी बेटा इसकी हाइट बढ़ना शुरू हो गई। ये सारी की सारी चेंजेस आने लगी इस लड़की में। कब? 11 साल के बाद। रिमेंबर बेटे मेरे, क्या हर एक लड़की को 11 साल की उम्र में चेंजेस आती है? मैं बोलूंगा बेटा, मैं बोलूंगा जरूरी नहीं है यार ये हर एक लड़की को यही चेंजेस 11 साल के बाद आने लगती है। नहीं, कोई लड़की 11 साल की उम्र में पहुंच गई चेंजेस आना शुरू हो गई। जरूरी नहीं है हर एक लड़की को ये चेंजेस 11 साल की उम्र में आ जाएंगे। किसी लड़की को 12 इयर्स की उम्र में चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। कोई लड़की ऐसी होती है उसको 12 में नहीं 13 ईयर की उम्र में चेंजेस आना शुरू हो गए। किसी को 13 में नहीं 14 में नहीं 15 में नहीं 16, किसी लड़की को 17 ईयर की उम्र में चेंजेस आना शुरू हो गए। किसी लड़की को 18 ईयर की उम्र में चेंजेस आ जाएंगे। 18 के बाद ये चेंजेस नहीं आती हैं। इसका मतलब ऐसी चेंजेस एक लड़की को आती हैं जो चेंजेस इसको क्या बनाते हैं? औरत बनाते हैं। उन चेंजेस को हम बोलते हैं बेटा, ये है वो चेंज, उन चेंजेस को हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल चेंजेस। क्या बोलते हैं? उन चेंजेस को हम बोलते हैं SEC, सेकेंडरी सेक्सुअल, SEXUAL, सेकेंडरी सेक्सुअल चेंजेस। जरा मुझे बताओ ये सेकेंडरी सेक्सुअल चेंजेस कौन सी चेंज होती हैं? यार ये वो चेंजेस हमारी बॉडी में आती हैं, इंसानों की बॉडी में आती हैं, जो एक लड़की को 11 साल के बाद आती हैं चेंजेस, अप टू 18 इयर्स तक आती हैं। और लड़कों में भी आती हैं, अलग बोलूंगा वो कब आती हैं, बट लड़कियों की बात है। एक लड़की जो ही 11 साल की उम्र में पहुंच गई इसकी बॉडी में चेंजेस आना शुरू हो गई। जैसे इसकी हाइट बढ़ना शुरू हो जाती है। लड़की को सर 11 साल से पहले भी वो बढ़ती थी, 11 साल के बाद वो ज्यादा बढ़ना शुरू होती है। हाँ, एक लड़की जो है जो ही 11 साल की उम्र में पहुंच गई इसके चेस्ट से ब्रेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाती है। एक लड़की जो ही 11 साल की उम्र में पहुंच गई अब इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाता है। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है क्या यार? आज यहां पे मैं आपके सामने साथ डिस्कस करता हूं ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है क्या। इसका यार मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल इसको हो जाता है एक लड़की को। यस, और यानी कि पीरियड्स हो जाते हैं। और यार मूड चेंजेस, हाँ जब एक लड़की 11 साल की हो जाती है अब इसको मूड स्विंग आ जाते हैं, वो खुश वहीं ना खुश, मूड स्विंग्स आते हैं। और जो ये लड़कियां जब ये 11 साल की हो जाती हैं इसको एक्सिली में बगल में बाल आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट बेटा मसल्स स्मूथ बनते हैं, मसल्स बिकम स्मूथ एंड राउंड। इसके मसल जो हैं 11 साल के बाद ये एक तो स्मूथ मुलायम मसल बनते हैं और राउंड मसल्स बनते हैं। और आवाज इसकी पतली बनना शुरू होती है। एक लड़की जो ही 11 साल की उम्र में पहुंच जाती है आवाज पतली बनना शुरू होती है।
स्वेट एंड जो स्किन होती है, स्किन के नीचे ऑयल ग्लैंड, स्वेट पसीना जहां से निकलता है, स्किन के नीचे पसीने के ग्लैंड्स होते हैं, पसीने के ग्लैंड्स डेवलप होना शुरू होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स डेवलप होना शुरू होते हैं। तो मैंने यही लिखा, लड़की को 11 साल के बाद स्किन के नीचे ऑयल ग्लैंड्स डेवलप हो जाते हैं, स्वेट ग्लैंड्स डेवलप होते हैं, तो इसकी बॉडी से ऑयल निकलना शुरू होता है, पसीना निकलना शुरू होता है। एक्नी डेवलपमेंट, एक्नी का मतलब इसके चेहरे पे दाने निकलना शुरू होते हैं 11 साल के बाद। रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसका डेवलप होने लगता है, मैच्योर हो जाता है, सेक्स सेल डेवलप होना शुरू होती है यहाँ। और बेटा और इंक्रीज इन द बॉडी हाइट, ये तो पहले ही मैंने लिखा, हाइट यानी कि इसकी हाइट बढ़ती है। और नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ आईक्यू पावर, बेटा इसको आईक्यू पावर बढ़ता है कब? 11 साल के बाद। कब तक यार? 18 साल तक। एक लड़की को 11 साल की उम्र में चेंजेस आना शुरू होती है 18 साल तक, और जिस एज में चेंजेस आ जाती है उसी एज का नाम है एडोलिसेंस एज। तो 11 साल से लेके 18 ईयर तक की जो एज होती है, इसी एज का बेटा नाम होता है एडोलिसेंस। एडोलिसेंस का मतलब ये लड़की की एडोलिसेंस एज होती है। 11 साल से लेके 18 ईयर तक ये लड़की की एडोलिसेंस एज होती है। एडोलिसेंस एज वो एज होती है जिस एज में ये चेंजेस आती है। इन चेंजेस का नाम क्या है? सेकेंडरी सेक्सुअल चेंजेस। तो एडोलिसेंस एज वो एज होती है जिस एज में एक लड़की को सेकेंडरी सेक्सुअल चेंजेस आती हैं। हां, ये सेकेंडरी सेक्सुअल चेंज किस एज में आती है? 11 साल से लेकर 18 तक। तो इसीलिए फ्रॉम 11 अप टू 18 इस एज को हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल चेंज। तो सेकेंडरी सेक्सुअल चेंजेस आर दोज चेंजेस विच ऑकर इन द गर्ल्स बिटवीन 11 एंड 18। वो फिजिकल चेंज जो लड़कियों में आते हैं 11 से 18 तक, उन चेंजेस को हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल चेंज। यार ये है ना सेकेंडरी सेक्सुअल चेंज, क्या है? द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स या चेंजेस बिगिन टू अपीयर ड्यूरिंग प्यूबर्टी एज अ रिजल्ट ऑफ हार्मोनल स्टिमुलेशन। अभी बोलूंगा, दे बिकम अपरेंट फर्स्ट इन फीमेल्स एंड लेटर ऑन मेल्स बाय द टाइम। हाँ, ये है फिजिकल ग्रोथ, ये सारा मैंने आगे स्क्रीनशॉट उठाना चाहते हो उठाओ। तो यार ये हैं वो चेंजेस जो लड़कियों में आती हैं 11 साल के बाद। इन चेंजेस का क्या नाम है? सेकेंडरी सेक्सुअल चेंज। कौन कौन सी चेंज आती है? ये सारी चेंज आती है। अगर किसी लड़की को 11 साल की उम्र में चेंज नहीं आएगी, तब 12 साल की उम्र में आएगी, 12 में नहीं तो 13 ईयर की उम्र में आएगी, 13 में नहीं तो 15 में, 15 में नहीं तो 17 में, 17 में नहीं तो 18 में, 18 के बाद ये चेंजेस नहीं आती है। और ये चेंजेस आना जरूरी है। अगर किसी लड़की को ये चेंजेस आ गई, हाँ तो ठीक है, अच्छी बात है, वो कल को बच्चा बना सकती है। अगर उस किसी लड़की को ये चेंजेस एडोलेसेंस में नहीं आएंगे, रिमेंबर, मेरी बात दिल की तख्ती पे लिख के रखें बेटा, ये चेंज उसमें कभी नहीं आएंगे नहीं, और वो लड़की कभी औरत बन नहीं सकती है, और वो कभी बच्चे को प्रोड्यूस नहीं कर सकती है। ये चेंज आना बहुत जरूरी है। आप में से बेटा देखो, अगर कोई ऐसा, यानी कि अगर कोई ऐसी लड़कों को मैं अभी बोलता हूं, अगर आप में से कोई ऐसी लड़की है जिसमें यार अभी भी, अगर आप इफ यू आर 14, 15, 16, अगर आप में से इनमें से कोई चेंज नहीं आई है, तो बेटा आपको अपने पेरेंट्स के साथ बात करनी है, अपने मम्मा के साथ बात करनी है, सो दैट बेटा वो आपको डॉक्टर के पास ले जाए। बिकॉज बाद में ये मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं, इसलिए तो ये चैप्टर आपको रखा गया है, इसलिए तो ये चैप्टर आपको बेटा रखा गया, सो दैट यार एडोलेसेंट्स, टीनेजर्स जैसे आप लोग बेटा अवेयर हो जाए कौन कौन से चेंज आनी चाहिए। चलो बहरहाल यार ये सारी की चेंजेस आती हैं एक लड़की को 11 से 18 तक। हाँ, 18 के बाद नहीं आती है, 11 से पहले नहीं आती है। इसलिए 11 से पहले एक लड़की बच्चा प्रोड्यूस नहीं कर सकते, बिकॉज उसमें चेंज होती ही नहीं है। 11 के बाद बात कर सकती है सर, 18 तक नहीं यार, 18 के बाद। 11 से जब ये चेंज आती है ना, तो फिर जिंदगी भर रहती है। ये चेंजेस एक बार आ गई तो जिंदगी भर रहती है, ठीक है। इसलिए 11 के बाद एक लड़की शादी, यानी कि वो बच्चा प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी यार चेंज आते हैं। इसीलिए इसी एज का नाम है एडोलेसेंस एज। क्या नाम है? इस एज का नाम है एडोलेसेंस एज। इसलिए पेरेंट्स इस एज में, देखो हम यार टीनेजर्स को पढ़ाते हैं, है ना, हम तो यार फाउंडेशन के टीचर्स हैं, हम टीनेजर्स को पढ़ाते हैं। पेरेंट्स आमतौर पे कंप्लेंट करते हैं रिगार्डिंग बच्चे, ये मानता नहीं है, ये ऐसे ऐसे करता है यार, ये इसको पता नहीं है, यह से वापस वतान, ये उल्टा उल्टा हमें कुछ बोलता है यार, है। इसलिए पेरेंट्स को मैं बता रहा हूँ, ये जो एडोलेसेंस एज है, इसमें बच्चों को आप ज़्यादा फोर्स मत करें किसी चीज़ के लिए, ठीक है यार। बच्चों को आराम से, प्यार से, मोहब्बत से उनको समझाना चाहिए, बिकॉज ऐसी एज होती है जिसमें मूड स्विंग्स होते हैं, इमोशंस डेवलप हो जाते हैं। इसलिए इस एज में जो है ना, बच्चे को इमोशंस, जज्बात ज़्यादा होते हैं, इमोशन ज़्यादा होते हैं, यानी कि उसको उसके मूड स्विंग ज़्यादा होते हैं। इसलिए उसको पेरेंट को कॉशियस इस एज में रहना चाहिए, आराम से, प्यार से बच्चों को समझाना चाहिए।
ठीक है। तो इससे ये ऐसी एज है, और जो ये एज क्रॉस हो गई 18 के बाद, फिर ये बच्चा खुद समझदार हो जाता है। फिर ये पेरेंट्स अगर कुछ भी बोलते थे इसको मार भी देते हैं, तो मतलब मारने का मतलब है छड़ी से, ठीक है। तो फिर बच्चे को समझ होता है यार आखिर पेरेंट्स है, ठीक है। तो इसलिए यार इस एज में पेरेंट्स को ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। ये खतरनाक एज होते है, इस एज में बच्चा बोलता है और नहीं तू मुझे छोड़, मैं बोलूंगा ना मैं क्या करता हूँ, यार क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, ठीक है। हालांकि मतलब ये ऐसी, क्योंकि इसमें जज्बात होते हैं यार, इमोशंस होते हैं, ठीक है। चलो बहरहाल आपको पता है फिर प्यूबर्टी क्या होता है। प्यूबर्टी है ना सर, हमने तो सुना है प्यूबर्टी और एडोलसेंस में क्या फर्क है, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस यार। सुनो, एडोलसेंस का मतलब ये पूरी एज, ये पूरी 11 से लड़कियों में गर्ल्स में, मैंने गर्ल्स लिखा है ना, लड़कियों में 11 से लेकर 18 तक पूरी एडोलसेंस एज होती है। देन व्हाट इज यार प्यूबर्टी? प्यूबर्टी क्या होता है? प्यूबर्टी का मतलब देखो जिस एज में आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल देखो लड़कियों की परफेक्ट एज क्या है, 11 से लेके 18 तक, कौन सी ये पूरी एज क्या है, इस पूरी एज का नाम है एडोलेसेंस। 11 से लेके 18 तक पूरी क्या है, ये टीन एज है या ये एडोलेसेंस एज है, ये एडोलेसेंस एज है। लड़कियों को ताई बात है एडोलेसेंस एज है, पूरी को बोलते हैं एडोलेसेंस एज। बट किसी लड़की को फॉर एग्जाम्पल 13 ईयर में चेंजेस आ गई, तो उस लड़की को, या मैं आपको ऐसे बोलूं जिस एज में ये सारी की सारी चेंजेस आ चुकी होती है, या जिस एज में किसी लड़की को 13 ईयर तक ये सारी की सारी चेंजेस आई होती है। किसी लड़की को 11 साल की उम्र में एक चेंज आती है, 12 साल की एज में 2-3 चेंज और आती है, 13 ईयर की उम्र में और 2-3 चेंज आती है। किसी लड़की को 17 तक ये पूरी की सारी चेंज आती है। इसका मतलब यार जिस एज में सारी की सारी, बट इसी एज में सारी की सारी चेंजेस आती है 11 से 18, बट जिस एज में सारी की सारी चेंजेस आई होती है, फॉर एग्जाम्पल कोई लड़की है उसको बेटा 13 ईयर की उम्र में ये सारी की सारी चेंजेस आई होती है, तो बेटा उस लड़की की प्यूबर्टी, इसको हम बोलेंगे प्यूबर्टी, प्यूबर्टी का मतलब ऐसी एज जिसमें एक लड़की में सारी की सारी चेंजेस आई होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी बोलते हैं। प्यूबर्टी का मतलब वो एज जिस एज में सारी की सारी चेंजेस आई होती है, और एडोलेसेंस का मतलब वो एज जिसमें चेंजेस आना शुरू होती है। 11 से लेके 18 तक चेंजेस आती है, तो 11 से लेके 18 तक एडोलेसेंस है। प्यूबर्टी का मतलब सिर्फ वही एज जिसमें सारी की सारी चेंजेस आ चुकी होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी बोलते हैं। ठीक, समझ आया बेटा? और समझ आया? चलो आगे चलते हैं। ये है बेटा प्यूबर्टी, मैंने लिखा है प्यूबर्टी इज अ प्रोसेस ऑफ फिजिकल मैच्योरेशन वेयर एन एडोलेसेंट रीचेस सेक्सुअल मैच्योरिटी एंड बिकम्स कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। प्यूबर्टी वो एज होती है जिस एडोलेसेंस में वो एज जिस एज में ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर सारे के सारे आए होते हैं, उस एज का नाम है प्यूबर्टी, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है जेंडर या सेक्स, किसको बोलते हैं जेंडर या सेक्स किसको? अरे यार सेक्स का मतलब जेंडर, मेल है या फीमेल है। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के दुनिया में क्या होते हैं, दो कैरेक्टर्स या ट्रेट्स होते हैं, मेल या फीमेल होते हैं। द मीनिंग ऑफ सेक्स इज ईदर ऑफ टू मेजर फॉर्म्स ऑफ इंडिविजुअल्स दैट ऑकर इन मैनी स्पीशीज एंड दैट आर डिस्टिंग्विश्ड रेस्पेक्टिवली एज मेल्स और फीमेल्स। यार एक स्पीशीज में कौन मेल है कौन फीमेल है, इसी चीज का नाम होता है, इसी चीज को बेटा हम बोलते हैं सेक्स। सेक्स या जेंडर एक ही होता है। आपको कोई पूछेगा आपका सेक्स क्या है, आप अगर मेल है तो बोलना मेल, आप अगर फीमेल है तो बोलना फीमेल। सेक्स का मतलब जेंडर यार, जेंडर, ठीक है, इसका कोई और मतलब नहीं है। चलो नेक्स्ट है, हाँ तो लड़कियों में चेंज आती है, हमने देखा यार ये चेंज आती है एडोलेसेंस एज में आती है। लड़कियों की एडोलेसेंस एज 11 से 18 तक है। और रिमेंबर बेटा ये जो जिस एज में बट 11 से 18 के बीच में एक कोई वो साल होता है, कोई वो ईयर होता है जिसमें सारी की सारी चेंज आ चुकी होती है, और उस ईयर को बेटा हम क्या बोलते हैं, या उस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्यूबर्टी, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा सेकेंडरी सेक्सुअल चेंज हो गए। आपको पता है बेटा, सुनो यहां पे अच्छी बात सुनो, आपको पता है लड़की जब 11 साल की हो जाती है तो 11 के बाद हाइट बढ़ना शुरू होती है। रिमेंबर मुझे बहुत अच्छी एक चीज बतानी है, लड़की जब 11 साल की हो जाती है हाइट बढ़ना शुरू होती है, ये ब्रेस्ट डेवलपमेंट होते हैं, मूड चेंज होते हैं, एक्जिली में बाल आते हैं, ऑयल ग्लैंड्स बढ़ते हैं, पसीने के ग्लैंड्स बढ़ते हैं, एक्नी होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप। बट एक खास चेंज लड़कियों में आती है इस एज में बेटा, एक खास चेंज इस एडोलेसेंस में लड़कियों को आती है, दैट इज बेटा ये मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिनर्स। या मेंस्ट्रुअल साइकिल है क्या यार, यही तो हम डिस्कस करेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल है क्या, ठीक है। पर उससे पहले यार आई एम पानी लवर, मुझे पानी का बहुत शौक है यार, पानी का शौक ही नहीं है, मैं पानी फिलिक हूँ, हाइड्रोफिलिक इंसान हूँ, इसलिए मैं पानी पीता हूँ, ज़्यादा पानी पीने दे। सुन चल सुन बेटा, देखो हाँ अब मेंस्ट्रुअल साइकिल एक खास चेंज है जो लड़कियों को आती है एडोलेसेंस एज में, 11 साल के एज में,
डू यू नो ये क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल किसको बोलते हैं? इसका बेटा दूसरा नाम है पीरियड्स, PERIODS, पीरियड्स। देखो पीरियड्स है मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? जब एक लड़की 11 साल की होती है, 11 साल से पहले उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम से कोई ब्लड नहीं आता था, उसका जो वेजाइना है वहाँ से कोई ब्लड नहीं निकलता था 11 साल से पहले। जो ही एक लड़की 11 साल की हो गई, रिमेंबर बेटे, जो ही एक लड़की 11 साल की हो गई, अब 11 साल की उम्र में लड़की का जो ये लड़की का जो बेटा वेजाइना होता है, वेजाइना का मतलब जहाँ से वो यूरिन पास करती है, ये है बेटा डायग्राम, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आपने पढ़ा है, मैंने पढ़ाया आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, सुनो इसमें रिप्रोडक्शन चैप्टर में, ये है लड़की का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यहाँ से वो यूरिन पास करते, आप ऐसे समझो ये वेजाइना है, ठीक है, असल में वेजाइना से नहीं करती है पास, बहरहाल आपको समझाने के लिए, ये है बेटा वेजाइना। वेजाइना जो है, वेजाइना VEG, ये एक होल होता है जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लास्ट पे होता है। तो देखो बेटा, आपको पता है जब एक लड़की 11 साल की होती है, 11 साल के बाद लड़कियों में एक चेंज आती है, उसको हम बोलते हैं, इनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। क्या होता है इनको? मेंस्ट्रुअल साइकिल। वो क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल? कि लड़कियों का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है बेटा, यहां से ब्लड बाहर निकलता है, हर महीने, हर मंथ में 4 दिन यहां से ब्लड लॉस होता है। इस मंथ भी 4 दिन इनको यहां से ब्लड लॉस हो जाएगा, अगले मंथ भी 4-5 दिन ब्लड लॉस हो जाएगा, अगले मंथ भी 4-5 दिन यहां से ब्लड लॉस हो जाएगा। तो लड़कियों में बेटा ऐसी एक चेंज आती है 11 साल के बाद, 11 से पहले नहीं, 11 के बाद कि इनका जो वेजाइना होता है, जहां से यूरिन करते हैं, और वहां से बेटा इनको क्या निकलता है? ब्लड लॉस होता है। क्या होता है इनको बेटा? ब्लड लॉस होता है, ब्लड लॉस होता है, और हर मंथ होता है। 11 साल के बाद इनको हर मंथ ब्लीडिंग होती है, 11 साल से पहले नहीं, 11 साल के बाद इनको हर मंथ ब्लीडिंग होती है। मिसाल एक लड़की, या कोई, मैं तो नहीं हूं, मिसाल एक लड़की है वो 11 साल की हो गई, 11 साल की उम्र में बेटा अब इसको इस मंथ भी ब्लड लॉस हो जाएगा, 3-4 दिन रहेगा, अगले मंथ भी 3-4 दिन ब्लड लॉस हो जाएगा, अगले मंथ भी 3-4 दिन ब्लड लॉस हो जाएगा। ये लड़की 12 साल की हो गई, 12 साल की उम्र में हर मंथ इसको 3-4 दिन ब्लीडिंग रहेगी, 3-4 दिन ब्लीडिंग रहेगी, और ये 15 ईयर के हो गई, 17 ईयर के हो गई, 20 ईयर के हो गई, 40 ईयर के हो गई, 45 ईयर के हो गई, तब भी बेटा हर मंथ में 4 दिन इसको ब्लीडिंग होती है। आपको पता है जिंदगी में जब एक लड़की को, सुनो, जिंदगी में जब एक लड़की को पहली बारी मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, पहली बारी जब एक लड़की को जिंदगी का पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ना, उस एज को हम बोलते हैं मीनार्क। क्या बोलते हैं? मीनार्क। यार मीनार्क मैंने लिखा था यार, कहां चला गया मीनार्क? कहां? यह है बेटा, मीनार्क का मतलब होता है वो एज जब एक लड़की को जिंदगी का पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। वो किस एज में होता है? किसी लड़की को 11 साल की उम्र में, किसी लड़की को 12 साल की उम्र में। और जिंदगी का आखिरी मेंस्ट्रुअल साइकिल कब होता है? 45 ईयर की उम्र में। जब एक लड़की को जिंदगी का आखिरी मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा होता है, उस एज को हम बोलते हैं मीनोपॉज। नाउ टेल मी बेटा, मीनार्क का क्या मतलब? यार जिंदगी में लड़की जो जब 11 साल की हो जाती है ना, इसको ब्लीडिंग होती है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से ब्लीडिंग होती है यार, और हर महीने 3-4 दिन ब्लड लॉस होता है। और जिंदगी में जब एक लड़की को यार जब जिंदगी में एक लड़की को पहली बार ये ब्लीडिंग हो जाएगी या मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाएगा, इसी को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं या पीरियड बोलते हैं। जब जिंदगी में पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाएगा, उस एज को हम बोलते हैं मीनार्क। ये मीनार्क किस एज में? यार एट द एज ऑफ 11। ठीक है, और रिमेंबर बेटा ये होना अच्छी बात है, बिकॉज इससे पता चलता है लड़की बालिग होती है। अगर किसी लड़की को मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है, रिमेंबर बेटा, हाँ 13 ईयर की उम्र में हो जाएगा। अगर 13 में नहीं तो 15 में हो जाएगा, 15 में नहीं 16 में हो जाएगा, 16 में नहीं 18 में शायद हो जाएगा, 18 के बाद नहीं हो जाएगा। और जिस औरत में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है, रिमेंबर वो औरत कभी बच्चा प्रोड्यूस नहीं कर सकती है। दिस द साइन ऑफ मैच्योरिटी, ये साइन एक मैच्योरिटी का है। और चलते चलते बेटा, अगर एक लड़की को मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गया 11 साल की उम्र में, चलते चलते हर महीने ब्लीडिंग होती है। और जब एक औरत ये बनती है, और जब ये बेटा 45 इयर्स की हो जाती है, 45 ईयर की उम्र में इसको जिंदगी का आखिरी मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। 45 के बाद इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है। और जिस एज में एक औरत को आखिरी जिंदगी का मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाता है, उस एज का बेटा नाम होता है मीनोपॉज। मीनो का मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल, पाज का मतलब रुकना। एक लड़की को जिंदगी का जब आखिरी
मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा होता है उस एज को जिसमें जिंदगी का आखिरी मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाएगा, उस एज का बेटा नाम होता है मेनोपॉज। और ये कौन सी एज है? 45, किसी में 50 तक भी जाता है। और इसका मतलब जब मेंस्ट्रुअल साइकिल हमेशा के लिए रुक गया ना, रिमेंबर मेरे बेटे, उसके बाद ये लड़की या औरत बच्चा प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, बिकॉज मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता। सर अब मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लड लॉस होता है या और कुछ होता है? सुन बेटे मेरे, मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, यह एक लड़की का मेंस्ट्रुअल से ये उसका बेटा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आपको पता है एक्चुअल में मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे होता है। देखो यहाँ पे बेटा ओवरी है, ओवरी में फीमेल सेक्स सेल बनती है, मैं ब्लू कलर से दिखाता हूँ। यहाँ पे बेटा फीमेल सेक्स सेल बनी, ये फीमेल सेक्स सेल चलते चलते कहाँ पे वेट करती है? फैलोपियन ट्यूब में वेट कर रही होती है, या जंक्शन पे फैलोपियन ट्यूब में, यहाँ पे फीमेल सेक्स सेल वेट कर रही है। अगर ये लड़की शादीशुदा है, यहाँ से नीचे से क्या आएगी? नीचे से बेटा मेल सेक्स सेल आएगी। ये मेल सेक्स सेल यहाँ आएगी, पूछेगी, फीमेल सेक्स सेल के साथ मिलेगी। फीमेल सेक्स सेल और मेल सेक्स सेल आपस में मिल गए। अब फीमेल सेक्स सेल और मेल सेक्स सेल मिल गए, वहां पे बेटा जाइगोट बनेगा, बच्चा बनेगा, ये तो पता है, ठीक है। तब तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो जाएगा। बट अगर ऐसा मामला है बेटा, ये लड़की अभी शादीशुदा नहीं है, तो बेटा इसके ओवरी ने फीमेल सेक्स सेल बना, फीमेल सेक्स सेल चलते चलते फीमेल सेक्स सेल यहाँ पे वेट कर रही है, कहाँ पे? फैलोपियन ट्यूब में। उसके बाद बेटा ये फीमेल सेक्स सेल अगर यहाँ पे वेट कर रही है, फीमेल शादीशुदा नहीं है बेटा, फीमेल सेक्स सेल मर जाएगी। क्या? ये डेड हो जाएगी आफ्टर 24 आवर्स बेटा, 24 घंटों के बाद ये फीमेल सेक्स सेल मर जाएगी। जब ये मर गई ना, डेड हो गई यार, क्या हो गई? DAD, डेड हो गई। उसके बाद ये फीमेल सेक्स सेल चलते चलते अभी बेटा गिर जाती है। कहाँ से गिरती है? वेजाइना से गिरती है। एक तो ये गिर गई, जब ये गिर गई इसका जनाजा निकल गया ना यार, जब ये फीमेल सेक्स सेल निकल गई यार, हाँ जब ये निकल गई, उसके बाद आपको पता है बेटा क्या होता है, ये जो फीमेल है ना, फीमेल का जो ये यूट्रस है ना, यूट्रस ये है ना, यूट्रस पता है ना यार, पढ़ा है ना, यूट्रस की अंदर वाली कवरिंग होती है, यूट्रस को मोटी कवरिंग एक अंदर होती है, इसका बेटा नाम होता है एंडोमेट्रियम। क्या नाम होता है? एंडोमेट्रियम। इसका नाम होता है एंडोमेट्रियम, ENDO, एंडो METRIUM, एंडोमेट्रियम बेटा इसका नाम होता है। डू यू नो क्या होता है? जब ये फीमेल सेक्स सेल यहाँ पे इसके साथ मेल सेक्स सेल नहीं मिल गई ना, ये फीमेल सेक्स सेल मर गई और फीमेल सेक्स सेल क्या आ गई? बाहर आ गई। और जब ये बाहर आ गई ये फीमेल सेक्स सेल, जो ये एंडोमेट्रियम है ना, एंडोमेट्रियम बेटा, ये एंडोमेट्रियम कट जाता है, एंडोमेट्रियम ऐसे इसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जब एंडोमेट्रियम टुकड़े टुकड़े हो गए, एंडोमेट्रियम गोश्त होता है अंदर, यूट्रस के अंदर वाली कवरिंग, या एंडोमेट्रियम बेटा ये कट गया, इसके टुकड़े टुकड़े हो गए, इसके बेटा टुकड़े आप देखो ना, इसके टुकड़े टुकड़े भी बाहर निकल रहे हैं। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन इसके टुकड़े निकल रहे हैं आराम आराम से। इसीलिए लड़की को उस वक्त मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान बहुत पेन होती है। पेन इस वजह से अंदर बेटा एंडोमेट्रियम कट रहा है, या अंदर गोश्त कट रहा है बेटा। अब इसका मतलब एक तो ये गोश्त, एक तो ये फीमेल सेक्स सेल भी बाहर निकली, और ये एंडोमेट्रियम जो गोश्त है ये भी बेटा कट कट के बाहर निकला। और डू यू नो क्या होता है अंदर बेटा? सुनो, अंदर जब ये गोश्त कट गया वहां से ब्लड तो आएगा, और दूध मत निकलेगा, ब्लड आएगा ना। जब ये बेटा हंस क्यों रहे हो? इधर देखो ना यार, जब ये गोश्त कट गया ना, और अंदर बेटा ब्लड भी निकलेगा। क्या निकलेगा? ब्लड। अप्रॉक्सीमेटली 100 ml, यार मैं वहां आके बोलता हूं, अप्रॉक्सीमेटली 100 ml ऑफ ब्लड बेटा लॉस होता है। इसका मतलब यार चलता रहता है। फीमेल सेक्स सेल बाहर निकली, एंडोमेट्रियम कट के बाहर निकला 1 दिन 2 दिन, और सम ब्लड, कुछ ब्लड भी यार यहाँ यूट्रस से निकल रहा होता है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, किसी लड़की को 4 दिन तक कंटिन्यूसली होता है ये ब्लड लॉस हो रहा होता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ज्यादा नहीं, ड्रॉप बाय ड्रॉप निकल रहा है। किसी को बेटा यानी कि 5 दिन तक रहता है, किसको 6 दिन तक रहता है। एक्सेस ज्यादा जो है ना बेटा वो प्रॉब्लम है, शी शुड गो टू ए डॉक्टर, उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए यार। हाँ चलते यार 4-5 दिन हो गए। अब 4-5 दिन के बाद बेटा इस सारा का सारा बाहर निकला, ये फीमेल सेक्स सेल भी, डेड फीमेल सेक्स सेल बाहर निकली, एंडोमेट्रियम कटा हुआ बाहर निकला, ब्लड भी बाहर निकला। और जब 4-5 दिन हो गए बेटा, अब ये ब्लड रुकना शुरू हो गया। जब ये रुक गया बेटा, हाँ फिर से 1 मंथ के बाद, फिर से 1 मंथ हो जाएगा, 28 डेज हो जाएंगे। 28 डेज के बाद बेटा और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। और हर 28 डेज में बेटा ये 4 दिन लड़की को ऐसे होते हैं बेटा जब इसको ब्लीडिंग होती है। और 28 डेज हो गए, ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, और 28 डेज हो गए, ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, और 28 डेज हो गए, ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। हर 28 डेज में लड़की को 4 दिन ऐसे होते हैं जब इसको बेटा वेजाइना से ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग के दौरान क्या बाहर निकलता है? एक तो फीमेल सेक्स सेल बाहर निकलती है, एंडोमेट्रियम बाहर निकलता है, और यार क्या ब्लड बाहर निकलता है। चलते
रिमेंबर बेटा, ये 11 साल के बाद होता है। कब तक 45 ईयर्स तक। एंड रिमेंबर, जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है ना, प्रेगनेंसी के दौरान ये नहीं होता है। रिमेंबर बेटा, जब एक लड़की या औरत प्रेग्नेंट होती है, प्रेगनेंसी के दौरान भी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है। तो बेटा आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल समझ आया होगा। ये बेटा एक सेकेंडरी सेक्सुअल चेंज है, ऐसा कैरेक्टर है, ऐसी चेंज है जो लड़कियों को 11 साल के बाद आती है। तो ऐसी चेंज को हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल चेंज। ये बहुत सारी चेंज लड़कियों में आती है। एक चेंज है मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इसी का नाम है पीरियड्स भी बोलते हैं। पीरियड्स भी हो जाते हैं लड़कियों में, समझ आया होगा। तो इसका मतलब बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में मैंने अगर लिखा है तो यार ये लिखा है ना, अब आप ये लिख सकते हैं, सारा हार्मोन्स करते हैं ये आप लिख, यानी कि लिख क्या आप स्क्रीनशॉट उठा सकते हैं। ठीक है, हो गया यार। चल नेक्स्ट। हाँ, यानी हमने लड़कियों में चेंजेस देखिए, ढेर सारी चेंज यार लड़कियों में आती हैं। आप मुझे पानी पीने दोगे यार, उसके बाद हम मेल्स में चेंज देखेंगे, बॉयज में चेंज देखेंगे। सुनो, बॉयज जो है ना बेटा, सुनो, बॉयज जो है, बॉयज में भी, लड़कों में भी, सुनो, लड़कों में भी बेटा चेंज आती हैं। बॉयज में भी चेंज आना शुरू होती हैं। किस एज में? 13 ईयर की उम्र में। जब एक लड़का 13 ईयर्स का हो जाता है, इसमें बेटा चेंज आना शुरू होती है लड़कों को यार। एट द एज ऑफ 13 इनमें चेंज आ जाती है। जब एक लड़की 11 साल की उम्र में आ गई ना, 11 साल की उम्र में इनमें बहुत सारी चेंज आना शुरू हो गई। कब तक? 18 तक। तो 11 साल से 18 तक लड़कियों की एडोलेसेंस एज होती है। बट बॉयज़ में ऐसा नहीं होता। बॉयज़ 11 की नहीं, बॉयज़ हुई बेटा 13 ईयर्स के हो गए। जब एक लड़का 13 ईयर का हो गया, 13 ईयर की उम्र, 13 से पहले उसमें कोई चेंज नहीं थी। लड़का 10 साल का हो गया, कोई चेंज नहीं यार, वो छोकरा लग रहा है। 11 साल का हो गया, कोई चेंज नहीं। लड़का जो ही 12 साल का, 12 ईयर्स का हो गया, कोई चेंज नहीं। जो ही बेटा एक लड़का 13, अरे यार सुन, जब एक लड़का 13, क्या मैंने बोला? 13 मीन्स 13। जब एक लड़का 13 ईयर्स का हो गया ना, अब बॉयज़ में अब चेंज आना शुरू हो जाती है यार। यानी कि अब मर्द बनना शुरू हो जाता है। मर्द के सीने में दर्द नहीं होता यार, ये वही बनना शुरू हो गया। इसका मतलब जो ही एक लड़का 13 ईयर्स की उम्र में पहुंच गया ना, अब 13 ईयर्स की उम्र में इस लड़के को चेंज आना शुरू हो गई। जैसे यार क्या क्या चेंज आना शुरू हो गई यार, ये भी हाइट, इसमें भी हाइट बढ़ना शुरू हो गई। हाइट, हाँ हाइट यार, कद ना, ओ हाइट मैं बता रहा हूँ, लड़कों में हाइट बढ़ना शुरू हो गई 13 के बाद। सर क्या उससे पहले नहीं बढ़ते थे, कम बढ़ते थे। 13 के बाद ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गए। तो एक हाइट इनकी बढ़ना शुरू हो गई। और लड़के जो हैं इनके चेस्ट पे बाल आना शुरू हो जाते हैं। चेस्ट पे, एक्सिली में, बगल में भी बाल आना शुरू हो जाते हैं, चेस्ट पे भी बाल आना शुरू होते हैं, चेहरे पे माशाल्लाह दाढ़ी आना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो यार यही मैंने लिखा। और लड़का जो है इसके मसल्स क्या बन जाते हैं, इसके बेटा, इसके जो मसल्स है ना लड़के के, वो बेटा एक तो हार्ड बन जाते हैं। हार्ड मसल्स बिकम स्ट्रॉन्ग बनते हैं, हार्ड मसल्स बनते हैं। और इसका जो शोल्डर है वो बेटा, लड़कियों का शोल्डर ऐसे नैरो बनता है, लड़के का ऐसे ब्रॉक लेसनर यानी कि चौड़ा। शोल्डर्स बिकम ब्रॉडर, शोल्डर ब्रॉडर बन जाता है। और आवाज जो है ना वो गब्बर जैसी मोटी आवाज हो जाती है, हता बिलाया। आप देखो वही मोटी आवाज। लड़कियों की क्या होती है? हता बिलाया। अब लड़कों की क्या होती है? हता बिलाया। अब देखो यानी कि मोटी आवाज बनती है। लड़कियों में पतली आवाज बन जाती है, लड़कों में मोटी आवाज बनना शुरू होती है। और नेक्स्ट क्या है आपको पता है? स्किन के नीचे ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। लड़कियों को 11 साल के बाद डेवलप होते हैं, लड़कों को भी 11 साल के या 13 इयर्स के बाद ये ऑयल ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स डेवलप होना शुरू होते हैं। और लड़का जब 13 इयर्स का हो जाता है, इसके चेहरे पे दाने निकलना शुरू हो जाते हैं यार। ये इसका मतलब एक्नी डेवलपमेंट ऑन फेस, यानी कि फेस पे क्या हो जाते हैं? चेहरे यानी दाने निकलना शुरू होते हैं। और लड़का जो है इसका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो बेटा डेवलप होना शुरू होता है। 13 से पहले वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है लेकिन डेवलप नहीं होता है। 13 के बाद लड़कों का रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप होना शुरू होता है और सेक्स सेल बनती है। लड़का जो है उसको 13 से पहले सेक्स सेल नहीं बनती थी। 13 के बाद बेटा इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो सेक्स सेल बनाना शुरू करता है। और बेटा आईक्यू पावर, लड़का जब 13 इयर्स का हो जाता है, अगर लड़कियों में दिमाग बढ़ता है, लड़के में भी दिमाग बढ़ता है, आईक्यू पावर बढ़ता है, इमोशनल डेवलपमेंट इसमें हो जाती है। ठीक है, आईक्यू लेवल, मेंटल डेवलपमेंट होती है, इमोशनल डेवलपमेंट होती है, मेमोरी डेवलपमेंट होती है, आईक्यू पावर बढ़ता है, इमोशनल डेवलपमेंट होता है, मूड स्विंग्स होते हैं। किसमें? लड़कों में यार। इसका मतलब लड़कियों को 11 साल के बाद चेंज आते हैं 18 तक, लड़कों को ये चेंज आते हैं 13 से लेके 19 तक। ओ बेटा 13 से लेके 19 के बीच में जो ये समय है, 13 के बाद लड़कों को ये चेंज आती है। कब तक? 19 तक। बेटे मेरे सुनना, 19 के बाद लड़कों को ये चेंज नहीं आते हैं। तो ये जो
एज है 13 से लेकर 19 तक जो एज है, इसी एज का बेटा नाम होता है एडोलेसेंस। ये बेटा एडोलेसेंस लड़कों की एडोलेसेंस वाली एज है। लड़कियों की क्या है 11 से 18, लड़कों के हैं 13 से 19। 13 से पहले लड़कों में चेंजेस नहीं होते हैं और 19 के बाद लड़कों में चेंज नहीं आते हैं। हाँ, कोई लड़का ऐसा है उसको 13 ईयर की उम्र में चेंज आएगी, कोई ऐसा है उसको 14 ईयर की उम्र में चेंज आएगी, किसको 15 में, किसको 17 में, किसको 19 ईयर की उम्र में ये चेंज आएगी। जरूरी नहीं है बेटा बस सिर्फ परफेक्ट किसी एज में आएगी यार, किसको 19 के बाद ये चेंज नहीं आते। अगर किसी लड़के को 19 के बाद ये 19 तक चेंजेस नहीं आ गई, 19 के बाद उसमें चेंज नहीं आएगी, रिमेंबर बेटा वो एक मेल नहीं बन सकता है, वो रिप्रोडक्शन कर नहीं सकता, वो बच्चा बना नहीं सकता। बिकॉज जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप होगा ही नहीं तो सेक्स सेल बनेगी नहीं, जब सेक्स सेल बनेगी नहीं तो क्या हो जाएगा बेटा, तो क्या हो जाएगा, वो बच्चा बना नहीं सकता। ठीक है, तो हाँ, और जिस एज में चेंजेस पूरी की पूरी आ चुकी होती है उस एज का नाम है प्यूबर्टी, जैसे मैंने बोला इससे पहले। ठीक है, इसका मतलब लड़कियों और लड़कों में यही फर्क है। लड़कियों की एडोलेसेंस जो है ना वो बेटा 11 से 18 तक शुरू होती है, लड़कों का एडोलेसेंस बेटा 13 से 19 तक शुरू होती है। ठीक है, तो हाँ, लड़कियों में जो चेंजेस आती है ना एडोलेसेंस के दौरान, जो चेंजेस आती हैं उन चेंजेस को हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल चेंजेस। लड़कों को जो चेंजेस आती हैं एडोलेसेंस के दौरान उन चेंजेस को भी हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल चेंजेस। ऐसी सेकेंडरी सेक्सुअल चेंजेस, सेकेंडरी सेक्सुअल चेंजेस बेटा वो चेंजेस होती है जो चेंज एक लड़कों को या लड़कियों को एडोलेसेंस के दौरान आती है। बस सिंपल यार, और क्या है। चलो बेटा, बट यहाँ पे बेटा रिमेंबर, यहाँ और एक ज़बरदस्त चीज़ है बेटा, यहाँ पे याद रखिएगा, लड़का जो है ना इसका जो एडम्स एप्पल डेवलप होता है, एक खास चेंज जो लड़कों में होता है, लड़कियों में नहीं। ये जो है ना गर्दन पे यार यहाँ पे एक ऑर्गन होता है यार, ये वॉइस बॉक्स के सामने, इसका नाम है एडम्स एप्पल। मैं आपको ज़रूरी दिखाता हूँ, ये आप देख रहे हैं यार, हैंडसम है, आप देखो माशाल्लाह अच्छा है। आप देखो ये लड़का जो है ना यार, ये क्या है, इसको गर्दन में ये क्या है, ये क्या है, ये ठुल्लू क्या है, व्हाट इज दिस ठुल्लू, ओ दिस ठुल्लू इज एडम्स एप्पल। यहाँ पे गर्दन में आप आपने भी हाथ लगाया, सच बोलना, कसम से बेटा सच बोलना, हाथ लगाया आपने भी ऐसे किया ना, किया, और मुझे पता है यार, मैं आपको देख रहा हूं ना, आप देखो। तो इसका मतलब है ये जो लड़का है ना, अब लड़कों को बेटा 13 के बाद एक और चेंज आते हैं। इनकी ये जो गर्दन है, गर्दन में ऐसे एक ऑर्गन होता है, ऐसे एक ऑर्गन होता है, यानी कि बढ़ता है। इसको बेटा एक्चुअली वॉइस बॉक्स बाहर निकला होता है। ठीक है, इसका बेटा नाम होता है एडम्स एप्पल, ADAMS, एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल एक खास चेंज है जो लड़कों में आती हैं इसके बाद। ठीक है, ये एडम्स एप्पल कैसे होता है एक्चुअली बेटा, हमारा जो अंदर थ्रोट में जो वॉइस बॉक्स होता है ना, जहां से आवाज निकलता है, वॉइस बॉक्स बेटा क्या हो जाता है, डायलेट, बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से बेटा एडम्स एप्पल बाहर निकल के आ जाता है। यही मैंने लिखा है। ए फैमिलियर एनाटॉमिक फीचर in the front of neck that is due to the forward projection outgrowth of thyroid gland, the largest and the most prominent cartilage of the larynx, the thyroid cartilage tendons। तो ये इसमें बेटा मैंने यही लिखा है। एक्चुअली हमारा यहाँ थायराइड ग्लैंड भी होता है, वॉइस बॉक्स भी होता है। जब वॉइस बॉक्स बढ़ता है तो थायराइड ग्लैंड को धक्का मिलता है, थायराइड ग्लैंड बाहर आता है, तो बेटा एडम्स एप्पल हमें दिखता है। ठीक है, तो इससे एडम्स एप्पल जिनमें है इसका मतलब उनमें सेकेंडरी सेक्सुअल चेंज पूरी की पूरी आई हुई है। ठीक है, चलो बेटा आगे चलते हैं। अब आपको पता है यहां पे मैं बेटा आपको जबरदस्त चीज बताऊं, आखिर अगर ये लड़कों में चेंजेस आती हैं, ये लड़कों में चेंजेस आती है, रिमेंबर बेटा लड़कियों में चेंजेस आती हैं, ठीक है, लड़कों में चेंजेस आती हैं। सर मुझे बताए कैसे, जो ही एक लड़की 11 साल की उम्र में आ गई अब इसमें चेंजेस आ गई, यार कैसे, इसको मैं मतलब इसको किसने, पेरेंट्स ने तो ये चेंजेस नहीं लाई ना, खुद एक लड़की को 11 साल की उम्र में चेंजेस कैसे आ गई, 11 से पहले क्यों नहीं आ गई, अचानक जो ही लड़की 11 साल की उम्र में आ गई तो इसमें चेंजेस आना शुरू हो गए। जब ये लड़का 13 ईयर की उम्र में आ गया, उससे पहले इसको कोई चेंज नहीं थी, 13 ईयर की उम्र में इस लड़के को चेंजेस आना शुरू हो गई, कैसे यार, इसमें कैसे चेंज आ गए, तो यही तो बेटा मैं आपको बोलूं, इस लड़के में आखिर कैसे चेंज आती है, इस लड़की में कैसे चेंज आती है, कौन अंदर ये चेंजेस लाता है, कौन हमारी बॉडी को बोलता है तुम ग्रो हो जाओ, कौन फीमेल के ब्रेस्ट्स को बोलता है तुम क्या डेवलपमेंट करो, कौन फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम या मेल के रिप्रोडक्टिव
रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बोलता है तुम डेवलप हो जाओ। कौन बेटा इस लड़की के सेवेट ग्लैंड्स डेवलप करता है, कौन बेटा एक्सिली में हमें बाल लाता है, ये सारे के सारे बेटा ख्याल इजहार इस पे करना है। आखिर एक लड़का या एक लड़की में सेकेंडरी सेक्सुअल चेंज कौन लाता है बेटा? रिमेंबर, अल्लाह पाक ने हमारी बॉडी में एक सिस्टम रखा है जिसका नाम है एंडोक्राइन सिस्टम। ये एंडोक्राइन सिस्टम हमारी बॉडी में चेंजेस लाता है। सर एंडोक्राइन सिस्टम व्हाट इज दिस? अरे यार ये वही है जो हमारी बॉडी में है। हम जब आप खाना खाते हो ना, आपकी बॉडी में एक सिस्टम है जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम, जो डाइजेशन करता है। आप सांस लेते हो ना, आपकी बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम है। अरे इसी तरह जब बेटा हम टीन एज में आते हैं, जब एक लड़की 11 साल की उम्र में आती है, ये एंडोक्राइन सिस्टम हमारे बेटा बॉडी में होता है। कहां पे? अभी दिखाऊंगा। ये एंडोक्राइन सिस्टम क्या करता है? हमारी बॉडी में चेंजेस लाता है। कैसे? अभी बोलूंगा। जब एक लड़का 13 इयर्स का हो गया, अब बेटा एंडोक्राइन सिस्टम हमारी बॉडी में चेंजेस लाता है। ये सारी की सारी चेंजेस जो लड़कियों में आती है, जो सेकेंडरी सेक्सुअल चेंजेस हैं, ये लड़की को एंडोक्राइन सिस्टम की वजह से आती है। ये लड़के में जो ये सेकेंडरी सेक्सुअल चेंजेस आती है, इस टीन एज में एंडोक्राइन सिस्टम लाता है। सर ये एंडोक्राइन सिस्टम है क्या? सुन बेटा, डाइजेस्टिव सिस्टम तो सुना, रेस्पिरेटरी सिस्टम तो सुना, बहुत सारे सिस्टम सुने, ये एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? सुनो बेटा, यहां पे एक लड़का है और यहां पे एक लड़की है, ये छोकर है और ये छोकरी है। ओ बेटा ये है गर्ल और ये है बॉय, BOY बॉय। ये क्या है? ये गर्ल है। सुनो मेरी जान, आप देखो ये है बॉय, ये है गर्ल। अब जो बॉय है, सुनो, इसका जो दिमाग है, इसके पास होता है दिमाग। लड़कियां बोलेंगे नहीं, मुझे पता है यार, लड़की के पास भी क्या है? दिमाग है। पहली बारी वैसे सुना लड़कियों के पास दिमाग है। आप देखो, हाँ, और गुस्सा नहीं करना यार, मैं मजाक कर रहा हूँ। आप देखो, दिमाग के नीचे से यहाँ पे एक ऑर्गन होता है। सुनो, ये दिमाग के नीचे से एक ऑर्गन होता है। इस ऑर्गन का नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड, PITUITARY, पिट्यूटरी, PITUAITARY, पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या नाम है? पिट्यूटरी। लड़की को भी यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड होता है दिमाग के नीचे से। एक पार्ट ना, पार्ट, छोटा सा पार्ट होता है, इसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। लड़की को भी पिट्यूटरी ग्लैंड, लड़की को भी पिट्यूटरी ग्लैंड, लड़के को भी पिट्यूटरी ग्लैंड दिमाग के नीचे से होता है, सर में होता है, सर में। जो गर्दन हमारी है, ओ गर्दन ना गर्दन, ओ गर्दन ना गर्दन। चलो मैं पिट्यूटरी दिमाग आपको दिखाता हूँ। देखो बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड, यह है दिमाग, है ना दिमाग। देखो दिमाग के यहाँ पे ये क्या है? ये बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड है। मैंने इस पोर्शन को बेटा बाहर निकाला। देखो बेटा ये है पिट्यूटरी ग्लैंड, देखना यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड है। देखा हो, खुश हो गए। चलो बेटा, मेल की गर्दन या फीमेल की गर्दन? मेल की गर्दन में एक पार्ट होता है, इसका नाम है थायराइड ग्लैंड, सबसे बड़ा ग्लैंड। फीमेल की गर्दन में भी थायराइड ग्लैंड। सर कैसे होता है ये? देखो ना थायराइड ग्लैंड, ओए देखो ना यहाँ पे थायराइड, ये है गर्दन। गर्दन में ये क्या है? ओ ये क्या है? ये तो यही है। क्या है? यही तो थायराइड ग्लैंड है। ओ यही तो थायराइड ग्लैंड है। ठीक है, देखो फिर जो स्टोमक है, स्टोमक के नीचे से एक पार्ट होता है जिसका नाम है पेनक्रियास। ये क्या है? इसका नाम है पेनक्रियास, पेनक्रियास। फीमेल को भी स्टोमक के नीचे क्या होता है? पेनक्रियास होता है। पेनक्रियास, पेनक्रियास, सुनो ये है पेनक्रियास। यहाँ पे बेटा ऐसे स्टोमक होता है। देखो स्टोमक के नीचे ये क्या है? ये क्या है? ये ओ ये ना ये है बेटा पेनक्रियास। ठीक है, फिर बेटा फिर वो बहुत अच्छी डायग्राम्स हैं। फिर किडनी जो है ना, किडनी हो, किडनी के ऊपर कैप जैसी होती है, कैप। किडनी के ऊपर यहाँ पे कैप है, कैप। इसका नाम है एड्रीनल ग्लैंड। क्या नाम है? एड्रीनल ग्लैंड। मैं आपको दिखाता हूँ यार। किडनी के ऊपर क्या होते हैं? कैप जैसे। देखो बेटा, अरे यार तू नीचे आना, तू कहाँ चला गया? देखो किडनी के ऊपर यार, किडनी के ऊपर ये क्या है? ये कैप जैसी है। ये क्या है? ये कैप जैसी। इसका नाम क्या है? एड्रीनल ग्लैंड। फिर अगर ये मेल है, तो मेल के पास बेटा 2 टेस्टीज होती है ना, 2 टांगों के बीच में एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर, उसका नाम है सिक्रोटम। सिक्रोटम में 2 बॉल्स होते हैं, इनका नाम है टेस्टीज। टेस्टीज। अगर ये फीमेल है, क्या है? फीमेल। तो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसमें ये 2 पार्ट्स होते हैं, इनका नाम है ओवरीज। क्या नाम है? इनका नाम है ओवरीज। यार यही तो मैंने बोला। देख सुन यार, सुन कितना इंपॉर्टेंट है। यह है मेल,
इसमें बेटा दिमाग के नीचे से पिट्यूटरी ग्लैंड, गर्दन में थायराइड ग्लैंड, स्टोमक के नीचे से पेनक्रियास, किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड। फिर अगर ये मेल है तो इसमें 2 टेस्टिस पाई जाती है, ये फीमेल है तो पिट्यूटरी ग्लैंड, गर्दन में थायराइड ग्लैंड, स्टोमक के नीचे पेनक्रियास, किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड। फिर ये फीमेल है तो इसके पास 2 ओवरीज है, ठीक है, मेल के पास टेस्टिस, फीमेल के पास ओवरीज है। जितने भी ये पार्ट्स हैं ना मेल्स में जितने भी ये पार्ट्स हैं जो मैंने अभी गिने, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पेनक्रियास, एड्रिनल ग्लैंड, टेस्टिस, जितने भी बेटा ये पार्ट्स मैंने गिने, इन तमाम पार्ट्स को इकट्ठे बोलते हैं क्या? एंडोक्राइन सिस्टम। इन तमाम पार्ट्स को इकट्ठे बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। सर यही है? हाँ, इन तमाम पार्ट्स को इकट्ठे बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। लड़की में जितने भी ये पार्ट्स मैंने गिने, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पेनक्रियास, एड्रिनल ग्लैंड और ओवरीज, जितने भी ये पार्ट्स है लड़की में, इन तमाम पार्ट्स को इकट्ठे बेटा बोलते हैं हम एंडोक्राइन सिस्टम। हाँ यही है। लड़कों में भी एंडोक्राइन सिस्टम, लड़कियों में भी एंडोक्राइन सिस्टम। सर ये लड़कों में जो एंडोक्राइन या लड़कियों में जो ओवरऑल जो एंडोक्राइन सिस्टम है, इसका क्या काम है? डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है डाइजेशन करना, रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम है रेस्पिरेशन करना। सर ये एंडोक्राइन सिस्टम का क्या काम है? यार एंडोक्राइन सिस्टम में जितने भी ये पार्ट्स है ना, चाहे पिट्यूटरी, इनको हम ग्लैंड्स बोलते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम के पार्ट्स को हम ग्लैंड्स बोलते हैं, ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स या ग्लैंड्स। एंडोक्राइन सिस्टम के पार्ट्स को हम बोलते हैं ग्लैंड्स। क्या बोलते हैं? ग्लैंड्स बोलते हैं। पहला पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पेनक्रियास, एड्रिनल ग्लैंड, है ना, ये ग्लैंड्स होते हैं। जो एंडोक्राइन सिस्टम के जो ये पार्ट्स होते हैं, इन पार्ट्स का बेटा क्या नाम है? इनका नाम है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंड रिमेंबर बेटा, रिमेंबर जो ये ग्लैंड्स है ना, एंडोक्राइन सिस्टम के जो ग्लैंड्स है, हर ग्लैंड से एक केमिकल निकलता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से भी एक केमिकल निकलता है। क्या निकलता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से भी एक केमिकल निकलता है, थायराइड ग्लैंड से भी एक केमिकल निकलता है, एड्रिनल ग्लैंड से भी केमिकल निकलता है, पेनक्रियास से भी केमिकल निकलता है, और टेस्टिस या ओवरीज से भी बेटा, टेस्टिस या यहां ओवरीज है वहां से भी केमिकल निकलता है। बेटा इन केमिकल्स का जो ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स या एंडोक्राइन सिस्टम है, जो ये पार्ट्स होता है, जो ग्लैंड्स होता है, इन ग्लैंड से एक केमिकल निकलता है, जिस केमिकल का बेटा नाम होता है हार्मोन, HORMONE, हार्मोन। तो हार्मोन क्या है? हार्मोन इज ए केमिकल सब्सटेंस सिक्रीटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। या हार्मोन क्या है? ये केमिकल सब्सटेंस है। कहां से निकलता है? एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलता है। तो बेटा एंडोक्राइन सिस्टम हमारी बॉडी में एक ऐसा सिस्टम होता है जो ग्लैंड्स का बना होता है, जो छोटे छोटे पार्ट्स का बना होता है। इन छोटे छोटे पार्ट्स को हम ग्लैंड्स बोलते हैं। और रिमेंबर बेटा, हमारी या फीमेल या मेल की बॉडी में ग्लैंड्स होते हैं, बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, और हर ग्लैंड से एक केमिकल निकलता है, जिस केमिकल का बेटा क्या नाम है? हार्मोन है। तो मेल की बॉडी में भी केमिकल निकलता है, मेल के पास भी एंडोक्राइन ग्लैंड है, और उसका एंडोक्राइन, ये मेल के पास भी एंडोक्राइन सिस्टम है, और इसके एंडोक्राइन सिस्टम एंडोक्राइन ग्लैंड्स का बना है, और हर एंडोक्राइन ग्लैंड से केमिकल निकलता है। उन केमिकल्स का क्या नाम है? हार्मोन है। पिट्यूटरी ग्लैंड से अलग किस्म का हार्मोन निकलता है, थायराइड ग्लैंड से अलग किस्म का हार्मोन निकलता है, पेनक्रियास से अलग किस्म का हार्मोन निकलता है। यहां फीमेल के बेटा इन पार्ट से अलग अलग किस्म के हार्मोन बनाते हैं। इन्हीं हार्मोन्स की वजह से हमारी बॉडी में बेटा चेंजेस आती है। अगर अल्लाह पाक ने हमारी बॉडी में एंडोक्राइन सिस्टम रखा है, इसलिए रखा है कि बेटा हमारी बॉडी में सेकेंडरी सेक्सुअल चेंजेस आती है। और बेटा अगर किसी इंसान को एंडोक्राइन सिस्टम काम नहीं करेगा, उसमें बेटा सेकेंडरी सेक्सुअल चेंजेस नहीं आती है। अब हम पहले देखेंगे यार, ये जो ब्रेन के नीचे से पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये क्या करता है। बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड को देखो, पिट्यूटरी ग्लैंड को देखो। सुनो, उससे पहले पानी पीना जरूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह। सुनो, ये जो बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड है, सुनो, ये है ब्रेन, ब्रेन के नीचे से पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर एक हार्मोन बनता है। बेटा सुनो, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर एक हार्मोन बनता है, और उस हार्मोन का नाम होता है बेटा ग्रोथ हार्मोन, GROWTH, ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन एक केमिकल होता है, ये ऐसा हार्मोन है या ऐसा केमिकल है जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। और जब भी बेटा हार्मोन निकलता है, ये ब्लड के जरिए से कहां जाता है? हमारी लॉन्ग बोन्स के पास। मिसाल के तौर पर बेटा, ये एक इंसान की लॉन्ग बोन्स है,
हड्डियां हैं। ये एक इंसान की हड्डी है। यहां लॉन्ग बोन्स, हमारी यहां थाई की बोन्स, ओ ये ना ये थाई की बोन्स। देखो यहां पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन निकला, उसका नाम है बेटा ग्रोथ हार्मोन। ये ग्रोथ हार्मोन चलते 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 किस तक जाएगा? हमारी लॉन्ग बोन के पास जाएगा, और हमारी लॉन्ग बोन को बोलेगा, लॉन्ग बोन को बोलेगा ए लॉन्ग बोन। क्या बोलेगा? ए लॉन्ग बोन, तुम लंबी हो जाओ। क्या हो जाओ? लंबी। तो बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड से जो ग्रोथ हार्मोन निकलता है, ये ग्रोथ हार्मोन किस तक जाता है? हड्डी तक जाता है। लॉन्ग बोन्स को बोलता है, क्या बोलता है? तुम ग्रो हो जाओ। जब बेटा हमारी लॉन्ग बोन्स बेटा ग्रो हो जाती है ना, हम भी ग्रो हो जाते हैं। हम अगर लंबे हो जाते हैं ना, हमारी हाइट अगर इंक्रीज होती है ना बेटा, लॉन्ग बोन्स की वजह से होती है। इसका मतलब पहला काम खत्म। यार देखो ये भी याद रखना कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ना बेटा, ये एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है ग्रोथ हार्मोन। यहां से ग्रोथ हार्मोन निकला, ब्लड के जरिए ये ग्रोथ हार्मोन हमारी लॉन्ग बोन्स के पास जाता है। लॉन्ग बोन्स को बोलता है टू ग्रो, लंबी हो जाओ। और जहां बेटा हार्मोन जाता है ना, वो हार्मोन कहां से निकलता है? एंडोक्राइन ग्लैंड से। हार्मोन किन के पास जाता है? जहां अलग अलग हार्मोन अलग अलग ऑर्गन्स के पास जाता है। जहां हार्मोन को जाना होता है उस ऑर्गन का नाम होता है टारगेट साइट। तो टारगेट साइट क्या है? टारगेट साइट एक जगह होती है। कौन सी जगह? जहां हार्मोन को पहुंचना होता है, जहां हार्मोन को फाइनली जाना होता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड की टारगेट साइट क्या है? लॉन्ग बोन्स। ठीक है, चलो बेटा अब दूसरा देखते हैं। यही है बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। पिट्यूटरी ग्लैंड, दिस ग्लैंड सिक्रीट्स ग्रोथ हार्मोन विच रेगुलेट्स टिश्यू एंड बोन ग्रोथ। बेटा ये ग्रोथ हार्मोन जब भी पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, या हमारी लॉन्ग बोन को बोलता है ए लॉन्ग बोन तुम लंबी हो जाओ, तो हमारी लॉन्ग बोन्स लंबी होती हैं। दूसरा ग्लैंड है बेटा दैट इज थायराइड ग्लैंड, गर्दन में होता है। देखो यह है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के अंदर भी बेटा एक हार्मोन बनता है बेटा, उस हार्मोन का नाम होता है थायरॉक्सिन, THYROXINE, थायरॉक्सिन हार्मोन। तो थायराइड ग्लैंड से क्या निकलता है? थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन निकला। जब थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन निकला, ये थायरॉक्सिन हार्मोन बेटा हमारी पूरी बॉडी में फैल जाएगा। पूरी बॉडी में बेटा क्या हो जाएगा? सर्कुलेट्स इन होल बॉडी, पूरी बॉडी में, इन होल बॉडी, ये पूरी बॉडी में क्या हो जाएगा? सर्कुलेट। जब बेटा हमारी थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन निकला, और ये थायरॉक्सिन हार्मोन बेटा पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। जब ये पूरी बॉडी में बेटा सर्कुलेट हो गया, और ये पूरी हमारी बॉडी को क्या बोलता है? ए बॉडी तो मेटाबॉलिज्म मेंटेन रखो। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है हमारी बॉडी में जो अंदर से इंटरनल काम होते हैं ना, उन कामों को हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। लाइक बेटा डाइजेशन होना, ये एक मेटाबॉलिज्म है। लाइक बॉडी का टेंपरेचर मेंटेन रखना, मेटाबॉलिज्म है। हार्ट बीट मेंटेन रखना, मेटाबॉलिज्म है। हमारी बॉडी में जो एक काम अंदर चल रहे होते हैं, इन कामों को हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो बेटा हाँ, थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। जब ये थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्लैंड से निकला, ये थायरॉक्सिन हार्मोन बेटा कहां गया? पूरी बॉडी के अंदर फैल गया, और पूरी बॉडी को अंदर से क्या बोलता है? तुम बेटा मेटाबॉलिज्म मेंटेन रखो। एंड बेटा ये क्या करता है? ये क्या करता है बेटा? इट मेंटेन्स मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म बेटा ये मेटाबॉलिज्म को क्या करता है? मेंटेन रखता है। ठीक है, एंड रिमेंबर बेटा हमारा जो ये थायराइड ग्लैंड है ना, अच्छे से सुनो, हमारा जो ये थायराइड ग्लैंड है ये कौन सा हार्मोन बनाता है? थायरॉक्सिन हार्मोन। ये थायरॉक्सिन हार्मोन कैसे बनता है? देखो हम साल्ट खाते हैं, नमक खाते हैं। नमक में बेटा आयोडीन होता है। नमक में क्या होता है? नमक में आयोडीन होता है, आयोडीन। हम साल्ट खाते हैं, नमक में आयोडीन होता है। बेटा जब हमने साल्ट खाया, साल्ट में आयोडीन है ना, वो आयोडीन जाता है किसके पास? थायराइड ग्लैंड के पास जाता है। और थायराइड ग्लैंड उस आयोडीन से, IODINE, उस आयोडीन से बेटा ये थायराइड ग्लैंड उस आयोडीन को बेटा जमा करता है, और थायराइड ग्लैंड उस आयोडीन से बनाता है ये थायरॉक्सिन हार्मोन। फिर ये थायरॉक्सिन हार्मोन जब बना और बाहर निकलता है, और बेटा पूरी बॉडी में फैल जाता है, तो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म मेंटेन रहता है। सर अगर कोई इंसान नमक नहीं खाएगा, तो उसको थायराइड, तो उसको आयोडीन नहीं मिलेगा। जब उसके थायराइड ग्लैंड को आयोडीन नहीं मिला, तो क्या हो जाएगा? हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है थायराइड ग्लैंड, एंडोक्राइन पार्ट। तो बेटा अगर हमारे थायराइड ग्लैंड को आयोडीन नहीं मिला,
तो थायराइड ग्लैंड जो है ना रूठ जाता है। थायराइड ग्लैंड बेटा अपनी आपको स्वेलिंग करता है। स्वेलिंग का मतलब इस थायराइड ग्लैंड में तब सूजन आती है। सूजन, जब इसमें सूजन आती है और ये गर्दन पे बाहर निकलता है, गोश्त का ये लोथड़ा लटका होता है, तो ऐसे बाहर आ जाता है और जिंदगी भर फिर ऐसे रहता है। और उस बीमारी को बेटा हम बोलते हैं गोइटर, GOITRE गोइटर। हाँ, तो डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन लेड्स टू गोइटर। बेटा अगर कोई इंसान अगर आयोडीन नहीं खाएगा तो उसके थायराइड ग्लैंड में थायरॉक्सिन नहीं बनेगा। जब थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बना तो बेटा आपको पता है उस इंसान का जो थायराइड ग्लैंड है, सबसे पहले उस इंसान को मेटाबॉलिज्म मेंटेन नहीं रहेगा। और दूसरी बात यह है, जब थायराइड ग्लैंड को आयोडीन कम मिला, थायराइड ग्लैंड स्वेलिंग ऐसे करता है और ये थायराइड ग्लैंड बाहर आ जाता है और ऐसे बेटा बीमारी को हम क्या बोलते हैं? उस बीमारी को हम गोइटर बोलते हैं। पहले जमाने के लोग थे बेटा जिनको गोइटर होता था, थायराइड ग्लैंड ऐसे बाहर आया होता था, ऐसे गर्दन के बाहर ऐसे आया होता था। ठीक है, तो बेटा वो प्रॉब्लम होती थी आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से। इसलिए नमक खाना चाहे उसमें आयोडीन होता है। ठीक है, ये आयोडीन बहुत एक अच्छा काम भी करता है। आयोडीन को हम आगे देखेंगे कितना अच्छा काम करता है। चलो नेक्स्ट है बेटा पेनक्रियास। हाँ, हमारे स्टोमक के नीचे से एक और पार्ट होता है, एंडोक्राइन पार्ट होता है, उसका नाम है पेनक्रियास। ये है पेनक्रियास साहब। ए पेनक्रियास तेरा क्या काम है? सुनो बेटा, यहाँ खून की नाली है। मैं कहाँ खून की नाली बना लेता हूँ? चलो मैं यहां पे बना लेता हूं खून की नाली। किस कलर से यार बना? चलो मैं ग्रीन से बना लेता हूं। सुनो बेटा, यह हमारी खून की नाली। ये क्या है? यह खून की नाली। यह यार खून की नाली, ब्लड वेसल। ठीक है, BLOOD, ब्लड वेसल। हमारे खून में शुगर होता है, शुगर। हाँ, हमारे ब्लड वेसल में क्या होता है? शुगर होता है यार। हमारे ब्लड वेसल में शुगर होता है। शुगर रहना चाहिए नॉर्मल। शुगर ना ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए यार। शुगर नॉर्मल होना चाहिए, शुगर ना ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। अगर शुगर ज्यादा हो गया, मिसाल हमारे ब्लड में शुगर ज्यादा हो गया, इंक्रीज्ड शुगर, अगर हमारे ब्लड में शुगर ज्यादा हो गया, आपको पता है ये पेनक्रियास बेटा एक हार्मोन निकालता है। उसी वक्त ये पेनक्रियास एक हार्मोन निकालता है जिस हार्मोन का नाम है इंसुलिन, INSULIN, इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन पेनक्रियास ने निकाला और ये इंसुलिन हार्मोन बेटा किस में जाता है? इंसुलिन हार्मोन किस में गया? इंसुलिन हार्मोन बेटा डायरेक्ट किस में गया? ब्लड में गया। और ब्लड में देखता है, ब्लड को बोलता है, ए ब्लड, तेरे अंदर शुगर ज्यादा हो गया है, ये जो एक्स्ट्रा शुगर है इसको बाहर निकालो, इस लेवर में स्टोर रखो, एक्स्ट्रा शुगर बाहर निकालो। तो शुगर लेवल बेटा क्या हो जाते हैं? कम, यानी कि मेंटेन रहती है। जब भी हमारे ब्लड में शुगर ज्यादा होता है तो उसी वक्त पेनक्रियास से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है इंसुलिन हार्मोन। ये इंसुलिन हार्मोन ब्लड में जाता है, ब्लड में शुगर को, एक्स्ट्रा शुगर को निकाल देता है, बाहर निकाल देता है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड में शुगर मेंटेन रहता है, नॉर्मल रहता है। नाउ व्हेनेवर ब्लड शुगर लेवल इज इंक्रीज्ड, जब भी हमारे ब्लड में शुगर लेवल ज्यादा होती है, एट दैट टाइम पेनक्रियास रिलीजेस ए हार्मोन नोन एज इंसुलिन। उस वक्त पेनक्रियास एक हार्मोन निकालता है जिसका नाम है इंसुलिन। ये इंसुलिन हार्मोन जाता है ब्लड में और ब्लड में शुगर लेवल को मेंटेन रखता है। तो मैं कह सकता हूं ना, दिस इंसुलिन हार्मोन मेंटेन्स, MENTAINS, मेंटेन्स ब्लड शुगर लेवल, ब्लड शुगर LEVL लेवल। जब भी इंसुलिन हार्मोन ब्लड में जाता है, ये वहां पे बेटा क्या करता है? ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है जब भी ज्यादा होती है। ठीक है सर, ये भी अच्छा काम है। अब बेटा सुन, जबरदस्त हार्मोन है तेरे पास, दैट इज यार किडनी के ऊपर कैप होती है और इस कैप का नाम होता है एड्रीनल ग्लैंड। क्या नाम है? ओ, किडनी के ऊपर कैप होती है। ये देख, किडनी के ऊपर कैप है, इस कैप का क्या नाम है? एड्रीनल ग्लैंड। मैं यहां पे लिखता हूं, ओ लिखा है ना, किडनी के ऊपर कैप है, इसका नाम है एड्रीनल ग्लैंड। किडनी के ऊपर कैप है, मेरे साथ बोलो, एड्रीनल ग्लैंड। फिर से, किडनी के ऊपर कैप है, इस कैप का नाम क्या है? इस कैप का नाम है बेटा एड्रीनल ग्लैंड। सुन, आपको पता है एड्रीनल ग्लैंड क्या निकालता है? मिसाल के तौर पर बेटा यहाँ पे खून की नाली है, ओ यहाँ से खून की नाली जा रही है, हाँ यह है खून की नाली। तो बेटा एड्रीनल ग्लैंड पता है क्या निकालता है? एक हार्मोन निकालता है जिसका नाम है एड्रीनलिन। क्या नाम है? इस हार्मोन यहां से बेटा किडनी से किडनी के एड्रीनल ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है, एड्रीनलिन हार्मोन।
एड्रेनलिन हार्मोन, और इस हार्मोन का नाम है हार्मोन ऑफ इमरजेंसी भी, ठीक है। चलो मैंने वो नहीं बोलना है बट मैंने बोल दिया। सुनो क्या होता है बेटा, जब एक इंसान फॉर एग्जाम्पल कोई एक्साइटमेंट खबर सुनता है, फॉर एग्जाम्पल अच्छी खबर सुनता है या बुरी खबर सुनता है, वो एक्साइटमेंट वाली होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं बैठा हूं, पीछे मेरा दोस्त आया, बोल रहा है दाऊद तुझे पता है, मैंने बोला हाँ बोल, बोलता है तेरा रिजल्ट है। हाँ क्या रिजल्ट है यार, एक्साइटमेंट मेरे लिए है। फॉर एग्जाम्पल कोई दूसरा बंदा बैठा है, फॉर एग्जाम्पल इधर देखो मैं ऐसे बैठा हूं, पीछे मेरा दोस्त आया, बोलता है दाऊद, मैंने बोला हाँ तेरा दुश्मन गुजर गया, हाँ मेरा दुश्मन गुजर गया, यार एक्साइटमेंट है। फॉर एग्जाम्पल मैं जंगल में बैठा हूं यार, मैं अचानक मुझे ऐसे नजर पड़ी, शेर पे नजर पड़ी, ओ शेर यार, यार मेरी हार्ट बीट तेज हो, तेज नहीं यार, तेज गलती हो गई, मारोगे गलती हो गई यार। अब जो मेरी एक्साइटमेंट यार, ये एक्साइटमेंट वाली खबर है ना कि जब शेर पे नजर पड़ी मेरी हार्ट बीटिंग तेज हो गई यार, ये एक्साइटमेंट है, ठीक है। इसका मतलब जब भी इंसान कोई एक्साइटमेंट खबर सुनता है या देखता है, जब भी इंसान कोई एक्साइटमेंट खबर सुनता है या देखता है, एट दैट टाइम उसी वक्त बेटा किडनी के एड्रिनल ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है, एड्रेनलिन हार्मोन, और ये एड्रेनलिन हार्मोन बेटा ब्लड में जाता है और पूरी बॉडी में फैल जाता है, और बेटा क्या कराता है, हार्ट बीटिंग तेज कराता है यार, दिल धक धक करता है, मन में लड्डू फूटता है, हार्ट बीटिंग तेज करता है, रेस्पिरेशन तेज करता है, बॉडी को वार्म अप करता है, ठीक है। इसका मतलब यार जब भी एक इंसान एक्साइटमेंट वाली खबर सुनता है ना, एक्साइटमेंट खबर सुनने के दौरान एड्रिनल ग्लैंड से हार्मोन निकलता है, एड्रेनलिन हार्मोन। ये एड्रेनलिन हार्मोन बेटा जाता है ब्लड में, और ब्लड में फिर क्या करता है, वहां हार्ट को बोलता है, ए हार्ट, क्या बोलता है, ए दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, ए हार्ट तू धक धक तेज कर, बिकॉज क्या एक्साइटमेंट है। अब ए हार्ट तू धक धक तेज कर, एक्साइटमेंट है। ए लंग्स को बोलता है, ये हार्मोन लंग्स को बोलता है, ए लंग्स तुम रेस्पिरेशन तेज करो। ये हार्मोन बोलता है बॉडी को, ए बॉडी वार्म अप हो जाओ, ठीक है। इसका मतलब है यार जब भी इंसान एक्साइटमेंट वाली खबर सुनता है, एड्रिनल ग्लैंड से एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है, एड्रेनलिन हार्मोन बेटा हमारे हार्ट बीट तेज करता है, रेस्पिरेशन तेज करता है, बॉडी को वार्म अप करता है। मैं लिख सकता हूं ना बेटा, ये एड्रेनलिन कब निकलता है, हाँ रिलीज्ड ड्यूरिंग एक्साइटमेंट, ठीक है, ये एक्साइटमेंट के वक्त निकलता है। फिर क्या करता है, बहुत सारी चेंजेस लाते हो, मैंने बोल दिया, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, अब अगर ये मेल है, सुनो, अब अगर ये मेल है, अब ये इंसान अगर मेल है इसमें अलग ऑर्गन है, अगर ये फीमेल है इसमें अलग ऑर्गन। अगर ये इंसान मेल है तो मेल की जो दो टांगों के बीच में एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, एक पाउच होता है, मैंने तो आपको बोला है, इसका बेटा क्या नाम है, इसका नाम है सरोटम है, सिक्रोटम, SCROTUM, सिक्रोटम। सिक्रोटम के अंदर, सिक्रोटम के अंदर एक पार्ट एक होता है, यहां पे सिक्रोटम के अंदर ये दो बॉल्स होती हैं, दो बॉल्स। इन बॉल्स का क्या नाम है यार, इन बॉल्स का नाम होता है टेस्टीज, TESTS, टेस्टीज, ठीक है। आपको पता है, सुन बेटा, जो ही एक लड़का, क्या मैंने बोला, जो ही एक लड़का 11 साल का हो गया, कुछ नहीं, 12 इयर्स का हो गया, कुछ नहीं, जो ही एक लड़का 13 ईयर का हो गया यार, जो ही एक लड़का 13 इयर्स का हो जाता है, कितने एज का, जब एक लड़का 13 इयर्स का हो जाता है ना यार, 13 ईयर की उम्र में जो ये लड़का है, इसकी रिमेंबर 13 ईयर की उम्र में लड़के की जो टेस्टीज है, टेस्टीज से एक हार्मोन निकलता है, एक हार्मोन, यही तो लड़के को मेल बनाता है। जब एक लड़का 13 इयर्स का हो जाता है, इसकी जो टेस्टीज हैं, टेस्टीज से बेटा एक हार्मोन निकलता है, उस हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। एक हार्मोन होता है यार, एक हार्मोन निकलता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। जब एक लड़का 13 ईयर का हो गया, इसकी टेस्टीज से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकला। जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकला, रिमेंबर बेटा, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहां जाता है, ब्लड में जाता है और पूरी बॉडी में फैल जाता है, और लड़के को सेकेंडरी सेक्सुअल चेंजेस आती हैं। सर क्या यही हार्मोन है जो लड़के को ढेर सारी चेंजेस लाता है? हाँ जी बेटा, यही वो हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है जो लड़के को सेकेंडरी सेक्सुअल चेंज लाता है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं, जब एक लड़का 13 इयर्स का हो जाता है, इसके पास जो टेस्टीज है, टेस्टीज से एक हार्मोन निकलता है टेस्टोस्टेरोन, और एक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पूरी बॉडी में फैल जाता है और लड़के में चेंजेस आती है।
अगर बेटा किसी लड़के को एक टेस्टी से टेस्टोस्टेरोन नहीं निकला, आपको बेटा खुदा की कसम है, जरा जवाब दो, जब लड़के को 13 ईयर की उम्र में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं निकला, क्या उसमें सेकेंडरी सेक्सुअल चेंज आएगी? नहीं आएगी। क्यों यार? जो चेंजेस लाता है उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, और टेस्टोस्टेरोन जब निकला ही नहीं तो चेंज काहे की आएगी? इसका मतलब टेस्टोस्टेरोन क्या करता है बेटा? हाँ, ये बेटा क्या लाता है? सेकेंडरी सेक्सुअल चेंजेस यही लाता है, यही तो बेटा सेकेंडरी सेक्सुअल चेंज लाता है। एक लड़का 13 इयर्स का हो गया, इसकी टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकला, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पूरी बॉडी में फैल जाता है ब्लड के जरिए और ये चेंजेस लाता है, सेकेंडरी सेक्सुअल चेंज। यही हार्मोन बेटा हमें दाढ़ी लाता है, यही हार्मोन हमें चेस्ट पे बाल आता है, यही हार्मोन बेटा हमारे बगल में बाल आता है, यही हार्मोन हमें बेटा हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप करता है, यही हार्मोन हमारी सेक्स सेल बनाता है, यही हार्मोन एक मेल को आवाज मोटी करता है, यही हार्मोन हमारे शोल्डर को ब्रॉड करता है, यही हार्मोन बेटा हमारे पिंपल, चेहरे पे पिंपल्स लाता है, यही हार्मोन लाता है। इसलिए बेटा इसका नाम है मेल हार्मोन। क्या नाम है इसका? नाम है मेल हार्मोन, मर्द वाला हार्मोन। मर्द के सीने में दर्द नहीं होता है क्योंकि उसमें टेस्टोस्टेरोन है, मेल हार्मोन। ठीक है, होए समझ आया? ओ बोल ना, मैं वहीं आऊंगा यार, बात कर। समझ आया तुझे? ओ बात कर, समझ आया? ओ समझ आया तो बोलता क्यों नहीं है? तो मेल में यार हार्मोन, अगर ये मेल है, अगर ये लड़की है, क्या है? अगर ये लड़की है, ये कहाँ लड़की हो सकती है? हाँ, अगर ये लड़की है, मैंने बोला ऐसे देखो, अगर ये फीमेल है, मेल में तो टेस्टिस है, टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकला तो मेल बन गया। अगर ये लड़की है, अब लड़की के पास ओवरीज होते हैं। क्या होती हैं? ओवरीज। कहाँ पे होती है ओवरीज? ये है ना। अगर ये लड़की है, लड़की का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होते हैं? 2 ओवरीज होती हैं। ये है बेटा एक ओवरी, यहां पे हैं दूसरे ओवरी। ये क्या है? OVARY ओवरी। ये ओवरी क्या करती हैं? क्या करती है ओवरी? बेटा जब एक लड़की 11 साल की हो गई, 11 साल की उम्र में इसकी जो 2 ओवरीज है ना, ओवरी से एक हार्मोन निकलता है। क्या निकला? हार्मोन। और उस हार्मोन का बेटा, उस हार्मोन का, रिमेंबर, उस हार्मोन का नाम होता है एस्ट्रोजन। क्या नाम है? ओवरी से एक हार्मोन निकला है, OESTROGEN, एस्ट्रोजन। लॉक किया जाए। मैंने बोला जब एक लड़की 11 साल की हो गई, इसकी जो ओवरीज है, ओवरी से हार्मोन निकला, एक केमिकल हार्मोन निकला, उसका नाम है एस्ट्रोजन। सर निकला, एस्ट्रोजन हार्मोन निकला। सर ये देख सर निकला ना, सर ये देखना, अरे निकला हार्मोन निकला। हार्मोन कहाँ जाएगा? ब्लड में जाएगा, इस लड़की की पूरी बॉडी में फैल जाएगा। जब लड़की की पूरी बॉडी में यह हार्मोन फैल गया सर, देन फिर क्या हो जाएगा? जब लड़की की पूरी बॉडी में हार्मोन फैल गया, लड़की में सेकेंडरी सेक्सुअल चेंज आएगी। जो सारी वो चेंजेस आती है ना लड़कियों में, इस हार्मोन की वजह से। जब एक लड़की 11 साल की हो गई, ओवरीज ने एक हार्मोन निकाला, एस्ट्रोजन हार्मोन। ये एस्ट्रोजन हार्मोन पूरी बॉडी के अंदर फैल जाता है ब्लड के जरिए, और इस लड़की में चेंज आती हैं। लड़की की ब्रेस्ट डेवलपमेंट होती है, लड़की में पीरियड से मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, लड़की की आवाज़ पतली हो जाती है, शोल्डर्स नैरो होते हैं, मसल स्मूथ बनते हैं, ऑयल ग्लैंड्स, पसीने के ग्लैंड, सब कुछ ये हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये सेकेंडरी सेक्सुअल चेंज अगर लड़कियों को आती हैं, किस वजह से आती है? एक हार्मोन की वजह से जिसका नाम है एस्ट्रोजन, और जो निकलता है ओवरीज से। इसलिए बेटा एस्ट्रोजन का क्या नाम है? फीमेल हार्मोन। इसलिए बेटा इसका नाम है फीमेल हार्मोन। अच्छे बेटा नाव फीमेल हार्मोन, जनाना हार्मोन। क्या नाम है? फीमेल हार्मोन। अच्छा, अब पता चला ये जो सेकेंडरी सेक्सुअल चेंज मेल्स में आती हैं, फीमेल्स में आती है, किस वजह से आती है? यार ये हार्मोन्स की वजह से आती है। अगर ये हार्मोन्स नहीं निकलेंगे, अगर ये नहीं निकलेंगे सेकेंडरी सेक्सुअल चेंज नहीं आएंगे। तो मैं क्या आपको बोल रहा था, हमारी बॉडी में एक सिस्टम है एंडोक्राइन सिस्टम। क्या ये आप जरूरी है? सर बहुत जरूरी है। तो पहले क्यों नहीं मानते थे? सर हम तो मानते थे। और कहां मानते थे? जब मैंने जिक्र किया था हमारी बॉडी में एक सिस्टम है एंडोक्राइन सिस्टम, आपने सोचा था पता नहीं क्या सिस्टम होगा, छोड़े यार उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। अब पता चला कितना इंपॉर्टेंट है यार। यही एक लड़के को मेल बनाता है कि लड़की को फीमेल बनाता है। हाँ, यही सिस्टम है एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम से हार्मोन निकलता है, उन हार्मोन्स की वजह से सेकेंडरी सेक्सुअल चेंज लड़कियों में और लड़कियों में आती है।
लड़की में सेकेंडरी सेक्सुअल चेंज एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से निकलते हैं और लड़कों में सेकेंडरी सेक्सुअल चेंज टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से आते हैं। सर इसके बाद क्या है, कोई और टॉपिक है? हाँ बस थोड़ा सा रह गया, दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज सेक्स डिटर्मिनेशन। उससे पहले पानी तो बनता है। सेक्स डिटर्मिनेशन, सुन देख 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 देख, सेक्स डिटर्मिनेशन किसको बोलते हैं? ओए सेक्स डिटर्मिनेशन समझो पहले। देखो जो फादर होता है ना, फादर या मदर, पहले हम हमेशा फादर को यार चूज करते हैं पहले, आज मदर यह है फादर, FATHER फादर, MOTHER माताश्री। मामा की शादी पापा के साथ हो गई, मामा की शादी पापा के साथ नहीं हो गई, पहले ही हो गई थी, तब तो ये मामा और पापा बन गए, ठीक है। अब मदर जब सेक्स सेल बनाती है ना, होए मदर में क्रोमोसोम होता है, उसका नाम होता है एक्स। देखो मदर में क्रोमोसोम होता है, उसका नाम होता है XX। क्या नाम होता है? XX। मदर में क्रोमोसोम होता है, उसका नाम XX। फादर में क्रोमोसोम होता है, उसका नाम XY। सारे क्रोमोसोम, हाँ यार देखो, पापा मामा सेल्स की बनी है ना, पापा किस चीज का बना है? सेल्स का। मामा सेल्स की बनी है, मामा में सेल होती है, सेल में होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में होते हैं क्रोमोसोम्स, वो धागे धागे। फादर पापा भी सेल्स का बना है, सेल्स का, ये तो पता है। सेल में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्या होता है? वो क्रोमोसोम, धागे धागे क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम। बट मदर में जो क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम का नाम होता है एक्स, दूसरे का नाम भी क्या होता है? एक्स। हालांकि होते हैं बहुत सारे क्रोमोसोम्स, बट सेक्स क्रोमोसोम सिर्फ 2 ही होते हैं मदर में, एक का नाम एक्स, दूसरे का नाम एक्स। पापा में भी बहुत सारे क्रोमोसोम है, बट पापा में जो सेक्स क्रोमोसोम है वो 2 होते हैं, एक का नाम एक्स, एक का नाम वाई, ठीक है। इसीलिए बेटा मेल और फीमेल में यही फर्क है। पापा में, सुनो, पापा में मैं सेक्स डिटर्मिनेशन अभी समझाऊंगा, पहले समझो। पापा में यार, सॉरी, ये मम्मा में जो सेक्स क्रोमोसोम है वो 2 होते हैं, एक्स एंड एक्स, 2 एक्स होते हैं। फादर में जो सेक्स क्रोमोसोम है वो होता है एक्स एंड वाई, ठीक है। इसीलिए बेटा मेल और फीमेल में यही फर्क है, मेल होती है एक्स, ये फीमेल होती है एक्स एक्स और मेल होता है एक्स वाई। ये एक्स 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 वाई क्या है? ये क्रोमोसोम होते हैं, सेल के अंदर एक क्रोमोसोम होता है। मदर फीमेल में जो सेक्स क्रोमोसोम होता है उसका नाम होता है एक्स एक्स, और फादर में जो सेक्स क्रोमोसोम होता है उसका नाम होता है एक्स वाई। खेल तो यही है। अब इसके बाद आपको पता है कहानी क्या है? कहानी बहुत ब्यूटीफुल ये है, आखिर जब, सुनो, ये मां के पेट के अंदर फिर ये कभी लड़का या कभी लड़की कैसे बनती है? मसला ये है, सेक्स डिटर्मिनेशन का ये मतलब है कि आखिर इस मां के पेट के अंदर कभी ये लड़का कभी ये लड़की कैसे बनती है। यार हमेशा ये होता है, फादर की सेक्स सेल और मदर की सेक्स सेल मिलके वहां पे बच्चा बनता है, ये मां के पेट के अंदर बच्चा बन गया, पर ये बच्चा कभी लड़का होता है, ये बच्चा कभी लड़की होती है। ये क्या है? कभी ये लड़का बनता है, कभी ये लड़की बनती है। इस लड़के बच्चे को कौन या लड़का बनाता है या लड़की बनाती है? यही तो खेल है। इसी चीज का नाम होता है सेक्स डिटर्मिनेशन। यही होता है सेक्स डिटरमाइन किस पे होता है? कौन मां के पेट के अंदर है, कैसे लड़का बनता है या कैसे लड़की बनती है, इसी चीज का नाम है सेक्स डिटर्मिनेशन। तो मैंने आपको बोला क्रोमोसोम्स पे डिपेंड होता है यार। जो फीमेल होती है उसमें क्रोमोसोम जो है उसका नाम होता है XX, और मेल जो होता है ना उसमें क्रोमोसोम है वो XY। देखो जब ये मदर हमारी, सुनो, जब हमारी मदर सेक्स सेल बनाती है, सेक्स सेल में पूरा क्रोमोसोम नहीं आएगा। रिमेंबर बेटा, जब ये मदर, क्या हुआ, एक मिनट, जब ये मदर, अच्छे से समझो, जब ये मदर सेक्स सेल बनाएगी, सेक्स सेल में दोनों क्रोमोसोम्स नहीं आएंगे, सेक्स सेल में एक ही क्रोमोसोम आएगा, या तो ये X आएगा या तो ये। ओ मदर जब सेक्स सेल बनाती है ना, सेक्स सेल, ओवम सेक्स सेल में दोनों क्रोमोसोम्स नहीं आएंगे। सेक्स सेल में तो या तो ये X क्रोमोसोम आएगा या तो ये X क्रोमोसोम आएगा। फादर जब सेक्स सेल बनाएगा, फादर की सेक्स सेल में दोनों क्रोमोसोम्स नहीं आएंगे। सेक्स सेल में हाफ क्रोमोसोम आता है, एक ही क्रोमोसोम आता है। फादर की सेक्स सेल में या तो ये X क्रोमोसोम आएगा या तो ये Y क्रोमोसोम आएगा। यही तो मैं आपको दिखाऊंगा। देखो अगर मदर ने सेक्स सेल बनाई, सेक्स सेल, मदर की सेक्स सेल में या तो ये X क्रोमोसोम आएगा, या तो मदर की सेक्स सेल में या तो ये X क्रोमोसोम आएगा।
है ना। मदर ने, फॉर एग्जाम्पल मदर ने सेक्स सेल बनाए, मदर की सेक्स सेल में दोनों XX क्रोमोसोम नहीं आएंगे, मदर की सेक्स सेल में इन 2 X क्रोमोसोम्स में से एक X क्रोमोसोम आएगा, या तो ये X क्रोमोसोम आएगा या तो वो X क्रोमोसोम आएगा। अच्छा, जब फादर सेक्स सेल बनाएगा, फादर की सेक्स सेल में या तो X क्रोमोसोम आएगा या तो कुछ फादर की सेक्स सेल्स में Y क्रोमोसोम आएगा। ऐसा मत है कि फादर की सेक्स सेल में दोनों क्रोमोसोम आएंगे, X भी Y भी आ गया, नहीं। सेक्स सेल्स में हाफ क्रोमोसोम आता है, यह है फादर की सेक्स सेल, इसमें 2 क्रोमोसोम्स में से एक ही आएगा, या तो X आएगा या तो Y आएगा, है ना। मदर की सेक्स सेल में ये दोनों सेक्स क्रोमोसोम नहीं आएंगे, या तो X आएगा या तो X आएगा, है ना। अब होता क्या है, हमेशा मदर की सेक्स सेल कहां पे होती है, फैलोपियन ट्यूब में। ओ, फैलोपियन ट्यूब में मदर की सेक्स सेल यहां पे होती है ना मदर की सेक्स सेल। मदर की सेक्स सेल में कौन सा क्रोमोसोम है, X क्रोमोसोम, है ना, X क्रोमोसोम। मदर की सेक्स सेल में X क्रोमोसोम होता है, मदर की सेक्स सेल में X क्रोमोसोम होता है। अच्छा, अगर मदर की सेक्स सेल में X क्रोमोसोम है, यहां से किसकी सेक्स सेल आएगी, मेल की सेक्स सेल, फादर की सेक्स सेल में या तो X क्रोमोसोम होता है या तो Y। फॉर एग्जांपल फादर की वो वाली सेक्स सेल आ गई जिसमें X क्रोमोसोम है, फॉर एग्जाम्पल फादर की वो सेक्स सेल आ गई जिसमें X क्रोमोसोम है, फादर की X सेक्स सेल क्रोमोसोम वाली सेल और मदर की ये सेक्स सेल। मदर की सेक्स सेल में हमेशा X क्रोमोसोम होता है, फादर की सेक्स सेल में यहां से X क्रोमोसोम था, और बेटा मदर की सेक्स सेल और फादर की सेक्स सेल यहां पे मिल गए। मदर की सेक्स सेल में X क्रोमोसोम था, फादर की सेक्स सेल में X क्रोमोसोम था, वहां पे क्या बन गया, बच्चा बन गया। बच्चे में कौन सा क्रोमोसोम आ गया, XX। XX कौन होता है, XX फीमेल होती है। तो यहां पे बच्चा कौन बनेगा, यहां पे जो बच्चा बनेगा वो लड़की बनेगी, क्योंकि उस लड़की में, इस बच्चे में कौन कौन सा क्रोमोसोम है, XX। मीन्स के मदर ने भी बोला X क्रोमोसोम, फादर ने भी भेजा X क्रोमोसोम, तो यहां पे कौन बनेगा, XX बनेगा। XX कौन होती है, लड़की होती है। अगर ऐसा हुआ, यहां पे मदर की सेक्स सेल है उसमें X क्रोमोसोम होता है हमेशा, यहां से जो फादर की सेक्स सेल आई, सुनो, यहां से फादर की सेक्स सेल आई, उस फादर की सेक्स सेल में Y क्रोमोसोम था। ऑलरेडी यहां पे फीमेल सेक्स सेल X सेक्स सेल थी, यहां से मेल सेक्स सेल आ गई Y सेक्स सेल। ये बेटा फादर की सेक्स सेल और मदर की सेक्स सेल मिल गई, तो बेटा वहां पे क्या बनेगा, बच्चा बनेगा। इस बच्चे में कौन कौन सा क्रोमोसोम है, XY। मामा ने X क्रोमोसोम दिया, फादर ने Y क्रोमोसोम दिया, यहां पे बच्चा बन गया। इसमें कौन सा क्रोमोसोम है, XY। XY का क्या मतलब है, XY का बेटा मतलब होता है फादर, यानी कि मेल बनेगा। ये क्या बनेगा, मेल बनेगा। इसका मतलब यार, ये मां के पेट के अंदर लड़का या लड़की कैसे बनती है, ये क्रोमोसोम्स पे डिपेंड है। सुनो, अगर मदर की सेक्स सेल, देखो यहां पे समझो बेटा, यहां पे मदर की सेक्स सेल है X वाली है। अगर बेटा मदर की सेक्स सेल, देखो मदर की सेक्स सेल में कौन सा क्रोमोसोम है, X क्रोमोसोम। अब फादर ने कौन सी सेक्स सेल दी, फादर की सेक्स सेल में X क्रोमोसोम, ठीक है। यहां पे क्या बनेगी, गर्ल बनेगी, गर्ल चाइल्ड बनेगी, गर्ल चाइल्ड, चाइल्ड। अगर देखो मदर की सेक्स सेल X सेक्स सेल है, फादर ने कौन सी सेक्स सेल दी, Y सेक्स सेल, XY, वहां पे क्या बनेगा, बॉय चाइल्ड बनेगा, बॉय चाइल्ड। बस सिंपल है, यही है सेक्स डिटर्मिनेशन, यही है यार, सिंपल है, यही मैंने बताया। फैलोपियन ट्यूब में फीमेल सेक्स सेल है, यहाँ पे बेटा फीमेल सेक्स सेल है, उसमें X क्रोमोसोम है, ठीक है। यहाँ से फादर से भी X क्रोमोसोम आई, X और X सेक्स सेल मिल गई, तो बेटे यहाँ सॉरी मदर की सेक्स सेल X थी, फादर ने भी X सेक्स सेल दी और X मिल गई, तो क्या बनेगा बेटा, वहाँ पे लड़की बनेगी। अगर फादर की यहाँ पे X सेक्स सेल है, मदर की X सेक्स सेल है, यहाँ पे फादर की Y सेक्स सेल आ गई, XY मिल गया, तो क्या बनेगा, लड़का बनेगा। तो माँ के पेट के अंदर कभी ये लड़का बनता है, कभी ये लड़की बनती है। कैसे बनता है, एक्चुअली सारा का सारा क्रोमोसोम्स पे डिपेंड होता है, सेक्स क्रोमोसोम्स पे डिपेंड है, किस सेक्स सेल में कौन सा सेक्स क्रोमोसोम है, किस सेक्स सेल में कौन सा सेक्स क्रोमोसोम है। अगर बेटा ऐसे हुआ कि मदर की X सेक्स सेल, फादर की X सेक्स सेल मिल गई, क्या बनेगी, गर्ल बनेगी, वहां पे लड़की बनेगी। अगर मदर की X सेक्स सेल फादर की Y सेक्स सेल के साथ मिलेगी, बॉय बनेगा, लड़का। तो ये किस पे डिपेंड होता है कि मां के पेट के अंदर लड़का बनेगा या लड़की बनेगी, ये बेटा डिपेंड होता है क्रोमोसोम्स पे, हाँ, या सेक्स सेल्स में कौन सा क्रोमोसोम है। बट ओवरऑल क्या ये मदर पे डिपेंड होता है, फादर पे, ये फादर पे डिपेंड होता है। मदर बिचारी हमेशा X क्रोमोसोम देती है, मदर ने हमेशा X क्रोमोसोम दिया, फादर ने
अगर एक्स दिया तो लड़की, अगर फादर ने वाई क्रोमोसोम दिया तो लड़का बनेगा। तो बेटा ये सारा का सारा फादर पे डिपेंड होता है कि वहां पे लड़का बनेगा या लड़की। तो फिर बेटा हम क्यों दोष देते हैं, हम क्यों बेटा इन औरतों को इल्जाम लगाते हैं, इन लड़कियों को या औरतों को इल्जाम लगाते हैं कि आपसे हमेशा सिर्फ लड़कियां ही पैदा होती हैं या लड़के ही पैदा होते हैं। बेटा इस औरत की क्या खता है, ये कुदरत का कानून है, कुदरत का दस्तूर है, खुदा की खुदाबंदी है। बट अगर हमें इल्जाम देना भी चाहिए, हमें इस फादर को इल्जाम देना चाहिए, इस मर्द को इल्जाम देना चाहिए, क्योंकि इसी से आती है। इसी से अगर हमेशा एक्स एक्सएल आएगी तो लड़कियां ही पैदा हो जाएंगी, अगर इसी से हमेशा वाई एक्सएल आएगी तो लड़के ही पैदा हो जाएंगे। ठीक है, तो औरत से हमेशा एक्स एक्स क्रोमोसोम आते हैं, ये फादर पे डिपेंड करता है कौन सा क्रोमोसोम आएगा। ठीक है, तो इसके बाद बेटा जो हमारा नेक्स्ट वाला पढ़ा ये था सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब होता है मां के पेट के अंदर किस चीज पे डिपेंड करता है, ये लड़का बनेगा या लड़की बनेगी, ये है ना बेटा सेक्स डिटर्मिनेशन है। ये मैंने, अगर आप स्क्रीनशॉट भी उठाना चाहते हैं तो आप उठा सकते हैं, ये बेटा मैंने आपको यहां पे लिखा है आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हमारे पास है दैट इज रोल ऑफ हार्मोन्स। बस छोटा है यार, मुझे लगता है 5 6 7 मिनट टोटल लगेंगे आप। हाँ, रोल ऑफ हार्मोन्स इन मेटामॉर्फोसिस। आपने मेटामॉर्फोस पढ़ा है, मैंने आपको बेटा रिप्रोडक्शन में पढ़ा है मेटामॉर्फोस। सुनो, यह है फ्रॉग। फ्रॉग ने अंडे दिए, इनका क्या नाम है, एग्स। एग से क्या बन गया, टैडपोल। एग से क्या निकला, टैडपोल। एग से डायरेक्ट फ्रॉग नहीं बनता है, टैडपोल। टैडपोल कहाँ पे होता है, पानी में। पानी में बेटा आयोडीन होता है, आयोडीन के पार्टिकल्स। ये टैडपोल बेटा आयोडीन खाता है। क्या खाता है, टैडपोल क्या खाता है, टैडपोल आयोडीन खाता है। आयोडीन 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 खाया, और जब इसने आयोडीन खाया इसमें क्या बन गया, थायरॉक्सिन हार्मोन। जब इसमें थायरॉक्सिन हार्मोन बन गया और बेटा ये टैडपोल लेट टैडपोल में कन्वर्ट होता है। ये लेट टैडपोल में और थायरॉक्सिन हार्मोन ज़्यादा 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 निकलता है, जिसकी वजह से बेटा ये फ्रॉग बनता है। हाँ, अगर बेटा इस टैडपोल ने आयोडीन नहीं खाया पानी का, इसमें थायरॉक्सिन नहीं बनेगा। जब इसमें थायरॉक्सिन नहीं बन गया तो बेटा ये टैडपोल कभी भी फ्रॉग नहीं बनेगा, ये टैडपोल हमेशा टैडपोल ही रहेगा। तो इसका मतलब यार बहुत ज़रूरी है जानवरों के लिए भी, यानी छोटे छोटे इंसेक्ट्स के लिए या जानवरों के लिए भी बेटा क्या है, ये हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टैडपोल पानी में रहता है, इस मेंढक का बच्चा होता है और ये पानी का आयोडीन पीता है। आयोडीन पीने के बाद ये थायरॉक्सिन हार्मोन अपने अंदर बनाता है, और थायरॉक्सिन हार्मोन बेटा इसको कन्वर्ट करता है किस में, फ्रॉग में कन्वर्ट करता है। अगर ये आयोडीन नहीं खाएगा, थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा, थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बना तो बेटा एडल्ट फ्रॉग नहीं कभी नहीं बन सकता है। ठीक है, ये बेटा यहाँ पे मैंने लिखा है, आप ये स्क्रीनशॉट उठा सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा लास्ट टॉपिक है यार, लास्ट कुछ ये टाइम समय है, इसमें मैं पानी पीता हूं यार, बोला ना आई एम हाइड्रोफिलिक इंसान। सुनो, अब है बेटा हमारे पास दैट इज, सुनो वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ किसको बोलते हैं यार, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हमें 3 चीज़ें पढ़नी है। देखो यार, इंसान जो है ना, इसको अपनी सेहत का ख्याल होना चाहिए, हर लिहाज से इंसान को अपनी सेहत का ख्याल होना चाहिए यार। हेल्थ को हम बोलते हैं जब एक इंसान अंदर से फिट होता है, फिजिकली बाहर से भी फिट होता है और दिमागी एतबार से भी फिट होता है। तो मैंने बेटा आपको ये बताया, जब एक इंसान फिजिकली भी फिट होता है, अंदर से भी फिट होता है और दिमागी एतबार से भी फिट होता है, इस चीज़ को बेटा हम बोलते हैं, इस स्टेट को हम, जब इंसान तीनों एतबार से फिट होता है, इस चीज़ को हम बोलते हैं हेल्थ बोलते हैं। ठीक है, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ में बेटा सबसे पहले हमें पढ़ना है बैलेंस्ड डाइट। क्या पढ़ना है, बैलेंस्ड डाइट पढ़ना है। इसमें हमें बेटा बैलेंस्ड डाइट पढ़ना है। इसमें बैलेंस्ड डाइट और क्या क्या इसमें पढ़ना है, मैंने आपको वो पहले ही वो इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बोला था। एक तो बैलेंस्ड डाइट पढ़ना है, और बेटा इसमें पर्सनल हाइजीन और फिजिकल एक्सरसाइज, पर्सनल हाइजीन और फिजिकल एक्सरसाइज। ठीक है, हाँ कहाँ गया, पर्सनल हाइजीन और पर्सनल हाइजीन एंड बेटा तीसरा है फिजिकल एक्सरसाइज। सुनो, ये चीज़ें बेटा आपको पता है एडोलेसेंट्स को ख्याल होनी चाहिए। एडोलेसेंट्स बाद में तो चलेगा,
बचपन में भी चलेगा, माँ बाप ख्याल रखते हैं। जो एडोलेसेंट्स होते हैं ना, लाइक यू, एडोलेसेंट्स को बेटा इन 3 चीज़ों का बहुत ख्याल होना चाहिए, ठीक है। इन 3 चीज़ों का, बैलेंस्ड डाइट, पर्सनल हाइजीन और फिजिकल एक्सरसाइज का। पहले बेटा मैं आपको बताऊंगा बैलेंस्ड डाइट क्या है। किसको हम बैलेंस्ड डाइट, क्या वो डाइट होता है जिससे हमारा स्टोमक भर जाए? नहीं यार, देखो हमें बेटा ऐसा फूड खाना चाहिए, हमें ऐसा फूड खाना चाहिए, रिमेंबर मेरा बेटा, ऐसा फूड खाना चाहिए जिस फूड में कार्बोहाइड्रेट्स भी होंगे। क्या होंगे? कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। हमें ऐसा फूड खाना चाहिए जिसमें बेटा प्रोटीन्स भी होंगे, हमें ऐसा फूड खाना चाहिए जिसमें फैट्स भी होंगे, हमें ऐसा फूड खाना चाहिए जिसमें बेटा विटामिन्स भी होंगे, हमें ऐसा फूड खाना चाहिए जिसमें मिनरल्स भी होंगे। रिमेंबर बेटा ये चीज़ें। हाँ, मैं 24 आवर वाली लाइफ में, मैं 24 घंटे वाली ज़िंदगी में बेटा, या मैं अगर ऐसा फूड खा रहा हूँ, मेरे पास ऐसा फूड है जिस फूड में कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, फैट्स भी हैं, प्रोटीन भी है, विटामिन भी है, मिनरल भी है बेटा, ऐसे फूड को मैं बोलता हूँ बैलेंस्ड डाइट। मैं ऐसा फूड खा रहा हूँ, मिसाल के तौर पर बेटा मैंने चावल खाया, उस मैंने आज मिसाल मैंने आज डेट है, फार्मल क्या डेट है, मैंने आज चावल खाया और चावल में कार्बोहाइड्रेट है, और बेटा मैंने मीट खाया उसमें प्रोटीन है, मैंने अंडा खाया उसमें फैट्स हैं, मैंने सब्जियां खाई उसमें विटामिन्स हैं, मैंने अदर सब्सटेंसेस खाए उसमें मिनरल्स हैं। अगर बेटा मैंने ये सारे के सारे फूड थोड़े थोड़े खाए तो मैंने कौन सा डाइट किया? मैंने बैलेंस्ड डाइट किया। बैलेंस्ड डाइट का मतलब ऐसा फूड जिस फूड में सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सारे के सारे चीजें होती हैं। सर क्या ये जरूरी है? हाँ बेटा, क्योंकि अगर आप कार्बोहाइड्रेट वाला फूड खाते हो आपको एनर्जी मिलती है, अगर आप प्रोटीन वाला फूड खाते हो आपको बेटा क्या मसल डेवलपमेंट होती है, अगर आप फैट्स वाला फूड खाते हो आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म मेंटेन रहता है, आप विटामिन वाला फूड खाते हो इससे भी मेंटेन रहता है। तो अदर इसका मतलब यार जो ये फूड आपके पास होते हैं, जो ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं फूड में, जो ये न्यूट्रिएंट्स है ना, इनको हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। फूड में जो ये चीजें होती हैं यार ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी के लिए। अगर इसमें से कोई मिसिंग रहा ना, अगर आप सारा का सारा खाते हो, कार्बोहाइड्रेट नहीं खाओगे बेटा, आप ताकतवर ये जो है ना, आप क्या आपकी मसल डेवलप हो जाएगी लेकिन आप कमजोर होंगे, आप में एनर्जी जीरो होगी, ठीक है। इसका मतलब यार हमें सारा का सारा खाना चाहिए, ऐसा फूड जिस फूड में सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऐसे फूड को बेटा हम बोलते हैं बैलेंस्ड डाइट। क्लियर? अब इसके बाद बेटा पर्सनल हाइजीन का क्या मतलब, सुनो। पर्सनल हाइजीन का मतलब बेटा सफाई का हमें ख्याल होना चाहिए, खुद की सफाई यार, पर्सनल सफाई, पर्सनल हाइजीन। मिसाल जैसे मैं बेटा लड़कियों की बात करूं, बेटे मेरे जब आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा होता है, जब आपका बेटा ये पीरियड्स चल रहे होते हैं, पीरियड्स के दौरान जो है ना इन्फेक्शन लगने के बहुत सारे चांसेस होते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया हमेशा ब्लड को अटैक करता है। इसलिए बेटा जब आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा होता है उस दौरान बेटा आपको सफाई का बहुत ख्याल होना चाहिए, आपको सैनिटरी पैड्स इस्तेमाल करने चाहिए, आपको जो है ना पानी का ज़्यादा उस वक्त इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब यार सफाई का उस वक्त, कपड़े गंदे नहीं होने चाहिए, तो खासकर एडोलेसेंट एज में, ठीक है ना, इसमें पसीना ज़्यादा निकल रहा होता है, अगर आपने नहाया नहीं, मैं हर एक को लड़कियों को बता रहा हूँ, अगर आपने नहाया नहीं ऑयल ग्लैंड्स निकल रहे होते हैं, अगर आपने नहाया नहीं तो बेटा स्मेल आएगी, बीमारियां फैल जाएगी। तो इसका मतलब है पर्सनल हाइजीन का मतलब अपनी सफाई का हमें खुद ख्याल होना चाहिए। ये एडोलेसेंट्स की मैं बात करूँ बेटा, ठीक है। उसके बाद फिजिकल एक्सरसाइज, विदाउट फिजिकल एक्सरसाइज इंसान लेजी बन जाता है। आपने बेटा काम करना चाहिए और डेली बेस पे आपको अर्ली मॉर्निंग कम से कम 10 मिनट आपको बेटा एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए, सो दैट बेटा आपका माइंड, आपका फिजिक जो है ना फिट रहे। दिस इज व्हाट वी कॉल एज फिजिकल एक्सरसाइज। उतना ही तूफान नहीं है, आपको इसमें ज्यादा था बैलेंस्ड डाइट का, ठीक है। ये 3 चीजें। नेक्स्ट है बेटा छोटे छोटे यार 1-1 मिनट के हैं यार, छोटे छोटे 2 टॉपिक्स, दैट इज से नो टू ड्रग्स। आपको पता है बेटा एक बीमारी फैल गई है यार, ड्रग्स की बीमारी। ड्रग्स एक्चुअली है कि आपको 9th क्लास में एक चैप्टर है, तब इंशाल्लाह डिटेल से बोलूंगा। फिलहाल आप याद रखो ये ड्रग यार ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जो आपका बेटा अंदर से क्या करता है सिस्टम, या आपको बेटा चेंजेस, आपकी बॉडी में चेंजेस लाता है। ड्रग एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो आपकी बॉडी में क्या लाता है, चेंज लाता है। ये दवाई भी हो सकती है। ड्रग एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो आपकी बॉडी में क्या लाता है, चेंजेस लाता है, ठीक है। तो एक्चुअली ड्रग आपके ब्रेन का लिम्बिक सिस्टम पे अटैक करता है, ठीक है। तो बहरहाल इसके बाद जो ड्रग्स आज फैले हैं, कोकेन है, हीरोइन है, ये जो चरस हैं, बंग हैं, अल्कोहल है, ठीक है। ये जो बेटा ड्रग्स हैं इनको बेटा इनसे नफरत होनी चाहिए कि इंसान को, बिकॉज इससे क्या प्रॉब्लम है, इससे इंसान
फाइनेंशियली भी, पैसा के हिसाब से भी बेटा खत्म हो जाता है, वो पढ़ नहीं पाता है, उसकी लाइफ भी खत्म हो जाता है, करियर भी तबाह हो जाता है, और बड़ी बात यह है यार हमारा समाज इससे गंदा हो जाता है। ठीक है, मैं मेहरबानी करके आपको बता रहा हूं बेटा, इन चीजों से प्लीज एंड प्लीज दूर रहिए। अगर आपका दोस्त कोई इन्वॉल्व है तो अपने घर वालों को बेटा आप इन्फॉर्म करो, सो दैट यार आपके पेरेंट्स आपके दोस्त के पेरेंट्स के साथ पर्सनली बात करें, सो दैट वो इंसान बच जाए। ठीक है, ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपका फर्ज है। ठीक है, तो इसका मतलब बेटा ड्रग्स जो है, जो ड्रग्स आज चल रहे हैं, इनको नो करना चाहिए, मीन्स के इनको यूज नहीं करना चाहिए, जो यूज कर रहा है उसके साथ चलना नहीं चाहिए। दिस इज व्हाट वी कॉल एज से नो टू ड्रग्स। ये बहुत एक बड़ी बीमारी है, टेक्स्ट बुक ने उतना तूफान नहीं लिखा, इसलिए बोला ड्रग से दूर रहना चाहिए बस। ठीक है, लास्ट पे हमारा है एडोलसेंट प्रेगनेंसी। देखो एडोलसेंट प्रेगनेंसी के हिसाब से अगर हम इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन देंगे, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एक गर्ल जो है बेटा, एक लड़की की शादी होनी चाहिए आफ्टर 18 ईयर्स एक लड़की की शादी होनी चाहिए, और एक लड़का जो है, एक बॉय जो है, उसकी शादी बेटा आफ्टर 21 ईयर्स की एज होनी चाहिए, आफ्टर 21 ईयर्स की होनी चाहिए। देखो बेटा अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया के आईन के तहत, हिंदुस्तान के कानून के तहत, एक लड़की की शादी 18 के बाद होनी चाहिए, एक लड़के की शादी 21 के बाद होनी चाहिए। क्यों? हिंदुस्तान कहता है यार जो लड़की है, अगर हम इसकी शादी 18 के बाद करेंगे, 18 तक ये पूरी की पूरी डेवलप हो चुकी होती है। जब ये पूरी की पूरी डेवलप हो गई होती है, इसका सारा का सारा सारी डेवलप हो गई होती है, इसकी पढ़ाई भी लगभग कंप्लीट हो गई होती है, तो 18 के बाद अगर ये प्रेग्नेंट भी रहेगी, अगर इसकी शादी हो जाएगी, अगर ये प्रेग्नेंट भी रहेगी, तो ये मेंटली भी डेवलप होती है, इसको यानी कि ये मेंटली भी डेवलप होती है, फिजिकली भी डेवलप होती है, या अपने बच्चे को आराम से दूध दे सकती है, अपने बच्चे को आराम से पाल सकती है, क्योंकि अभी छोटी बच्ची नहीं, अभी मैच्योर एक औरत है। ठीक है, और ये क्या है, और ये लड़की, इसकी पढ़ाई भी खत्म हो चुकी होती है, अब ये अपने छोटे बच्चे का आराम से केयर कर सकती है। ठीक है, और हाँ एक लड़का जो है 21 के बाद बिकॉज अब ये कमा सकता है। ठीक है, अब ये एडोलेसेंट प्रेगनेंसी क्या है? एडोलेसेंट प्रेगनेंसी का मतलब एडोलेसेंट एज, लड़की की एडोलेसेंट एज क्या है? 11 साल से लेके बेटा 18 इयर्स के बीच में जो एज है, इसको हम बोलते हैं एडोलेसेंट एज। इस एडोलेसेंट एज में 11 साल से लेके 18 के बीच में अगर हम लड़की की शादी करेंगे, लड़की प्रेग्नेंट रहेगी, और फॉर एग्जाम्पल लड़की की हमने 16 ईयर की उम्र में शादी की, लड़की 16 ईयर की उम्र में प्रेग्नेंट रहेगी। जब ये प्रेग्नेंट रहेगी, जब एडोलेसेंट एज में लड़की प्रेग्नेंट रहती है ना, उस चीज को बेटा हम बोलते हैं एडोलेसेंट प्रेगनेंसी। एडोलेसेंट प्रेगनेंसी का मतलब अगर एक लड़की एडोलेसेंट एज में प्रेग्नेंट रह गई, एडोलेसेंस में प्रेग्नेंट रही, टीन एज में प्रेग्नेंट रही, उस चीज को हम बोलते हैं एडोलेसेंट प्रेगनेंसी। गवर्नमेंट क्यों इसको बैन करता है, या बैन नहीं, गवर्नमेंट इसको क्यों बोलता है यार एडोलेसेंट प्रेगनेंसी नहीं होना चाहिए, इसलिए बेटा बोलता है, आपको पता है गवर्नमेंट बोलता है एडोलेसेंट प्रेगनेंसी इसलिए नहीं होना चाहिए, लड़की एडोलेसेंस में प्रेग्नेंट नहीं रहनी चाहिए, बिकॉज अभी वो लड़की जो है ना, अगर वो 16 ईयर की उम्र में प्रेग्नेंट रही, अब ये खुद छोटी बच्ची होती है, ये अपने बच्चे को कहां पाल सकती है, ये बच्चे को कहां प्रॉपर्ली केयर कर सकती है, ये बच्चे को कहां दूध दे सकती है, अब ये खुद पढ़ रही होती है, ये बच्चे को कहां संभाल सकती है। इसी चीज को हम बोलते हैं एडोलेसेंट प्रेगनेंसी। एडोलेसेंट प्रेगनेंसी का मतलब यार ये वो प्रेगनेंसी है जब एक लड़की टीन एज में प्रेग्नेंट रहती है। ठीक है, और हिंदुस्तान के कानून के तहत ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज एक लड़की इससे सफर हो जाती है, उसकी तालीम भी खत्म हो जाती है, और प्रॉपर केयर नहीं कर सकती हैं, उसकी जो है ना वो प्रॉपर डेवलप नहीं होती हैं, वो प्रॉपरली फीडिंग दूध नहीं दे सकते अपने बच्चे को। ठीक है, कुछ मिथ्स मैं आपको बताऊं बेटा। एक मिथ है, आपकी किताब में लिखा है, एक मिथ है, एक वो ये मिथ है बेटा कि अगर एक मिथ का मतलब अफवाह है यार, झूठी खबर, ऐसा अगर एक लड़की का मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा होता है, पीरियड चल रहे हैं, वो लड़की अगर उसको एक लड़के बॉय पे नजर पड़ी, ये लड़की प्रेग्नेंट रहेगी। ओ क्या मिथ है, बकवास है। मिथ एक है, अगर एक लड़की का पीरियड चल रहा है और अगर वो लड़के की तरफ देखेगी, बॉय की तरफ, वो लड़की प्रेग्नेंट रहेगी। कहाँ? अब प्रेग्नेंट तो यार मेल सेक्सुअल और फीमेल सेक्सुअल से होते हैं, ऐसा कहाँ हो सकता है? ठीक है, ये मिथ है। और दूसरा मिथ है कि एक लड़की का मेंस्ट्रुअल साइकिल जब चल रहा होता है तो वो किचन में नहीं जानी चाहिए, बिकॉज वो सबसे ज़्यादा गंदी उसी वक्त होते हैं। यार ऐसा नहीं है, गंदी नहीं होते हैं, लेकिन उससे नापाक ब्लड निकल रहा होता है, पूरी वो गंदी नहीं होती हैं। ठीक है, तो अपने मज़हब के हिसाब से उस वक्त इबादत नहीं कर सकते, बाकी वो यार किचन में जा सकते हैं, फैमिली से बैठ सकते हैं, दोस्तों के साथ बैठ सकते हैं, गप्पा मार सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, वो गंदी नहीं होते। मिथ है। तीसरा मिथ है, एक फादर, एक फीमेल जो है
उसी तक हैं कि वो लड़की पैदा कर सकती है या लड़का पैदा कर सकते हैं। गलत। एक फादर रेस्पॉन्सिबल होता है, फादर से कौन सी सेक्सल आएगी, एक्स या वाई, उसी के हिसाब से डिपेंड है, ठीक है। औरत रेस्पॉन्सिबल इसके लिए नहीं है। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो इख्तिताम पजीर हो जाता है। थैंक यू सो मच मेरे बेटे, मेरे साथ इतना टाइम बिताने के लिए। कमेंट में लिख दो नेक्स्ट चैप्टर हमें कौन सा उठाना चाहिए। तब तक, जब तक हम नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे, तब तक अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, बाय।